हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक जगाती और आज हम रिवाइज करेंगे इंड एस 102 डेट इज सर्विस पेमेंट। एंड इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, पूरा एंटायरली जो भी कंसेप्ट्स हैं इंपॉर्टेंट सारे कंसेप्ट्स हम कवर करेंगे, फटाफट से रिवाइज करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन से जो मुझे लगता है रिवाइज कराना चाहिए वो भी रिवाइज करा दूंगा, ताकि ओवरऑल आपके सारे कंसेप्ट फटाफट से कवर हो जाए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन है डेट इज जगाती डिजिटल एजुकेशन, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा टॉप में। प्ले स्टोर में आप जाएंगे, आपको पक्का मिल जाएगा, वहां पर आपको जस्ट सर्च करना है जगाती डिजिटल एजुकेशन। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में अगर आप यूट्यूब में लेक्चर देख रहे हो, जगाती डिजिटल एजुकेशन का एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको नोट्स वगैरह जो भी रेलेवेंट रहेंगे वो मिल जाएंगे सारे। तो चलिए अभी हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं इंडस 102 सर्विस पेमेंट। तो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये स्टैंडर्ड जो है ये सब पे अप्लाई नहीं होते, ये स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं एक्सटर्नल पार्टीज पे। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पर बात किस चीज की हो रही है अब ये समझे। स्टैंडर्ड का नाम क्या है? शेयर बेस्ड पेमेंट। यानी हम कुछ सर्विसेज या गुड्स लेंगे और हम पेमेंट करेंगे, कैश में पेमेंट नहीं करेंगे, एसेट्स वगैरह देखिए पेमेंट नहीं करेंगे, हम पेमेंट करेंगे शेयर्स पे। यानी मान लीजिए आप सप्लायर हो, मैंने आपसे गुड्स या सर्विसेज लिया है ना, मैंने गुड्स के अंदर मैं आपको एक और बात बता दूं, इसके अंदर एसेट्स भी कवर होता है। यानी अगर मैं आपसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीद रहा हूं, वो आपके लिए तो गुड्स है, तो ये भी कवर्ड है। गुड्स इंक्लूड करता है एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जो भी हो सारे एसेट्स इंक्लूड करेगा गुड्स में। यानी मैं आपसे कोई गुड्स या फिर मैं आपसे कोई सर्विसेज ले रहा हूं और बदले में मैं आपको पेमेंट कैश पे नहीं करूंगा, बदले में मैं आपको पेमेंट एसेट्स पे नहीं करूंगा, बदले में मैं आपको पेमेंट अगर कर रहा हूं शेयर्स पे, यानी मैं आपको अपनी कंपनी का शेयर्स देने वाला हूं, तो ऐसा सिचुएशन में इंडेक्स 102 अप्लाई होगा, जहां पर ओवरऑल देखना होता है कि हम शेयर्स कितना प्राइस का दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वो सारी चीज हम देखते हैं और अकॉर्डिंगली हम इसके हिसाब से अकाउंटिंग हम करते हैं यहाँ पर। और दूसरी चीज, कितने बार ऐसा भी होता है कि हम शेयर्स के अलावा हम कैश देते हैं, तो आप बोलोगे सर कैश तो आएगा नहीं, पर हाँ कैश नहीं आएगा, पर कितनी बार हम ऐसा कह देते सप्लायर को या फिर एम्प्लॉय को, हम कह देते कि हम आपको कैश देंगे, लेकिन वो कैश जो अमाउंट हम आपको देंगे ना, वो लिंक होगा शेयर्स के साथ। यानी कैश अमाउंट दिया जाएगा इक्विवेलेंट टू शेयर प्राइस, शेयर के प्राइस के बेसिस में आपको कैश का अमाउंट दिया जाएगा। यानी देखा जाए तो ऐसे भी मैं आपको शेयर्स दूंगा, उसका जो प्राइस होगा उसमें तो मार्केट में बेच सकते हो ना। यानी कहने का मतलब इंडेस 102 में अगर मान लीजिए मैं आपसे कोई गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा हूं, आप सप्लायर भी हो सकते हो, आप एम्प्लॉय भी हो सकते हो, मैं आपसे कोई गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा हूं, बदले में मैं आपको पेमेंट जो करूंगा वो शेयर्स दे के पेमेंट करूंगा, है ना, या फिर शेयर दूंगा या फिर कैश अमाउंट दूंगा जो कि इक्विवेलेंट टू प्राइस ऑफ शेयर होगा, जो शेयर के प्राइस से लिंक होगा। तो ऐसा सिचुएशन में इंडेस 102 अप्लाई होगा। ध्यान रहे, इंडेस 102 एक्सटर्नल पार्टीज पे ही अप्लाई होता है। अगर मैं एक्सटर्नल पर्सन से कोई गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा हूं तो ही अप्लाई होगा। इंटरनल पर्सन से अगर मैं कोई गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा हूं तो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर हम एग्जांपल बात करें शेयर होल्डर्स का, तो शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डर्स हमारे मालिक है। तो सोचिए ना, शेयर होल्डर्स अगर मुझे कोई गुड्स एंड सर्विसेज देंगे इन द कैपेसिटी एज अ शेयर होल्डर, तो मैं अगर उसको कुछ पेमेंट करता हूं तो मेरा खर्चा नहीं देखा जाता, और वहां पर इंडेस 102 अप्लाई नहीं होगा। यानी शेयर होल्डर्स की बात करें, इंडेस 102 अप्लाई नहीं होने वाला। फिर साथ ही साथ आप देखिएगा कितने बार अगर हम बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात करें, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी हम एसेट्स वगैरह लेते हैं, है ना, और वो इंडेस 103 उसमें अप्लाई होता है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में हम सारे एसेट्स जो लेते हैं वो फेयर वैल्यू में मेजर करते हैं, और अकॉर्डिंगली हम शेयर्स जो इशू करते हैं परचेज कंसिडरेशन वगैरह निकाला जाता है। तो स्टैंडर्ड आपको ये भी कह रहा है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था गुड्स इंक्लूड करता है एसेट्स, तो आपको स्टैंडर्ड ये कहना चाहता है कि अगर मान लीजिए आप इंडेस 103 में, यानी ऐसे पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन आप कोई नेट एसेट्स एक्वायर कर रहे हो जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज कुछ है और आप कोई कंसिडरेशन पे कर रहे हो, तो वो इंडेस 103 अप्लाई होगा वहां पर। अब उसके अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग कीजिएगा, आपका यहाँ पर इंडेस 102 का कोई भी काम नहीं है। इसके अलावा एक और छोटी सी बात है, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपसे गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा हूं और मैं आपको बदले में शेयर्स दे रहा हूं, इंडेस 102 अप्लाई होगा। पर कितने बार ऐसा होता है कि मैं आपसे गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा हूं और आपको मैं शेयर्स दूंगा, पर ये सारे नेट पे सेटलमेंट होंगे, तो वो तो डेरिवेटिव्स हो गया। मतलब रियल में ना गुड्स एंड सर्विसेज लिया जाएगा, रियल में नहीं आपको शेयर्स दिया जाएगा, वो तो नेट पे सेटल होगा उस दिन का फेयर वैल्यू के, यानी सेटलमेंट डेट का फेयर वैल्यू के हिसाब से नेट पे सेटलमेंट होगा, जो कि इंडेस 109 में आप सीखते हो, वहां पर डिटेल में बात की गई है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये सारे में इंडेस 102 अप्लाई नहीं हुआ। तो वापस मैं रिपीट करूं, इंडेस 102 कहाँ अप्लाई नहीं होगा? अगर हम इंटरनल पार्टीज के साथ में, यानी इंटरनल पर्सन के साथ में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर के साथ में, तो अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, अगर हम बिजनेस कॉम्बिनेशन के ऐसे पार्ट ऑफ नेट एसेट्स कोई गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, है ना, जो कि बिजनेस कॉम्बिनेशन का पार्ट है, इंडेस 103 लगेगा, इंडेस 102 नहीं लगेगा। तीसरा, मैंने आपको ये कहा कि नेट पे सेटलमेंट होने वाला है, तो वहां पर इंडेस 109 डेरिवेटिव अकाउंटिंग होगा, इंडेस 102 अप्लाई नहीं होने वाला। ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब वापस से मैं आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दूंगा, फिर मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो।
जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप मेरे एम्प्लॉय हो, आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैंने आपको क्या कह दिया पता है, मैंने आपको ये कह दिया कि आप मेरी कंपनी में 3 इयर्स तक काम कीजिए। कितने साल? 3 इयर्स तक आप मेरी कंपनी में काम कीजिए, मैं आपको शेयर दूंगा सस्ते में। तो मान लीजिए मेरे पास एक ऑप्शन होगा, एक सेकंड आप होल्ड पे रहिए यहाँ पर, चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मान लीजिए मैंने आपको एक ऑप्शन दिया, ये वाला एक ऑप्शन मैंने आपको दिया है, मैंने कहा कि मैं आपको एक अधिकार दे रहा हूं, ये एक्नॉलेजमेंट कॉपी है, मैं आपको अधिकार दे रहा हूं, आप मेरी कंपनी में 3 इयर्स तक काम कीजिए। आपने जब मेरी कंपनी में 3 इयर्स तक काम कर लिया तो मैं आपको शेयर्स दूंगा फ्री में, या फिर सस्ते दाम में दूंगा, फ्री में दूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक स्कीम दिया, एक ऑप्शन दिया है ना, तो ये ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है ना कि अगर मैं ये आपको नहीं देता, मैं मार्केट में इसको अगर देता, ये अधिकार में मार्केट में किसी और को देता, तो वो पक्का मुझे प्रीमियम देता। जैसे इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज के केस में आप देखोगे कि इंश्योरेंस कंपनीज हमें इंश्योरेंस करा के देती है, वो कहती है कि आपका कार का इंश्योरेंस करा देंगे, आपका हेल्थ इंश्योरेंस करा देंगे। मतलब अगर कल को मुझे कोई बीमारी होती है तो मेरा मेडिकल का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। अगर मुझे कोई मेरा अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी, गाड़ी वगैरह में डैमेज होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। तो यहाँ पर क्या इंश्योरेंस कंपनी मुझे कोई ऑप्शन दे रही है? यस, मुझे एक अधिकार दे रही है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा खर्चा वो उठाने वाली। तो वो अधिकार देने का वो प्रीमियम लेती है ना, ऑब्वियसली बात है, उस ऑप्शन का प्रीमियम जो लेती है उसी को हम क्या कहते हैं पता है? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। यानी ये ऑप्शन जो इंश्योरेंस कंपनी आपको दे रही है उसका आज का डेट का फेयर वैल्यू क्या है, और उतना ही वो आपसे प्रीमियम चार्ज करती है। अब अगर मान लीजिए आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैंने आपको ये अधिकार दिया है कि आप मेरी कंपनी में 3 इयर्स तक काम कीजिए, हम आपको शेयर्स देंगे, तो उस अधिकार का मेरा खर्चा है ना। मैं क्यों आपको अधिकार दे रहा हूं? क्योंकि आप मेरी कंपनी में सर्विस दोगे, पैसे तो मुझे दोगे नहीं। पर वही अगर मैं ये अधिकार किसी और को बेचने को जाऊं, अगर यही अधिकार मैं किसी और को बेचने को जाऊं, है ना, किसी और को देने को जाऊं ये अधिकार, तो वो मुझे पक्का प्रीमियम देगा। वो मुझे प्रीमियम देगा मान लीजिए 30 रुपीज, है ना। ये अधिकार मैं बाहर किसी को बेचने का जाऊं तो मुझे कितना देगा? 30 रुपीज देगा। अब आप तो मुझे 30 रुपीज दोगे नहीं, लेकिन तो क्या हुआ, आप मुझे सर्विस दोगे। क्या सर्विस दोगे आप मुझे? 3 इयर्स का सर्विस दोगे आप मुझे। यानी मैं आपको ये अधिकार दे रहा हूं, बदले में मैं आपसे पैसा नहीं ले रहा हूं, बदले में मैं आपसे सर्विस लूंगा। तो सर्विस में कब लूंगा? फर्स्ट ईयर में लूंगा, सेकंड ईयर में लूंगा, थर्ड ईयर में लूंगा। तो आप मेरी बात समझिए, हम तो एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं। तो जो मैं आपसे सर्विसेज लेने को जा रहा हूं तो मुझे मेरा खर्चा है, ऑब्वियस सी बात है, मेरा खर्चा मैंने मान लिया, क्योंकि ये अधिकार मैंने आपको दिया है, ये अधिकार मेरा खर्चा है। तो ये खर्चा मैं रिकॉग्नाइज करूंगा, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जब मैं आपको शेयर्स इशू करूंगा तो शेयर्स इशू करने के बदले कंसिडरेशन तो आ रहा है, वो इन द फॉर्म ऑफ कैश नहीं आ रहा, तो क्या वो इन द फॉर्म ऑफ सर्विस आ रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? जब मुझे आपसे सर्विस मिलेगा तब मैं एक्सपेंडिचर बुक करूंगा और उसका अमाउंट क्यूमुलेट करूंगा, और बाद में जब मैं आपको शेयर्स दे दूंगा ना तो मैं दिखाऊंगा कि वो अमाउंट मुझे शेयर्स के नाम का पैसा कंसिडरेशन मिला। तो इसलिए हमारा अकाउंटिंग क्या होगा, अगर मैं आपको कोई अधिकार दे रहा हूं तो मुझे ग्रांट डेट पे देखना है कि ग्रांट डेट पे मैं ये चेक करूंगा कि ये अधिकार का आज के डेट का क्या फेयर वैल्यू है। मैंने पता किया कि अधिकार का आज के डेट का फेयर वैल्यू है 30 रुपीज। अब फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में मैं आपको शेयर्स दूंगा, जब आप ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दोगे तो मैं आपको फ्यूचर में शेयर्स दूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा 30 रुपीज का नुकसान है, 30 रुपीज का मेरा नुकसान हो रहा है ना, तो ये 30 रुपीज का जो नुकसान है उसके बदले में मैं आपसे सर्विस ले रहा हूं। तो फर्स्ट ईयर में मैं खर्चा दिखाऊंगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, क्योंकि सर्विस लिए है ना, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 10 रुपया, 10 रुपीज टू सर्विस पेमेंट रिजर्व में हम डाल देते हैं। सेकंड ईयर में भी मी करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू सर्विस पेमेंट रिजर्व में डाल देते हैं। थर्ड ईयर में भी मी करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू सर्विस पेमेंट रिजर्व में डाल देते हैं। अब अल्टीमेटली थर्ड ईयर के एंड में हमारे पास 30 रुपीज सर्विस पेमेंट रिजर्व में पड़ा हुआ है। अब जब हम आपको शेयर इशू करेंगे तो क्या आप हमें पैसे दोगे? नहीं दोगे, हमें एसबीपीआर से एडजस्ट करना होता है। तो हम एंड में फाइनल एंट्री क्या करते थे? एसबीपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 30 रुपीज का हम दिखाते थे और आपको शेयर इशू कर देते। और मैं आपको बता दूं, जब कभी भी इक्विटी सेटल्ड की बात होती है तो ग्रांट डेट के बाद का फेयर वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता। ग्रांट डेट में मैं इस अधिकार का फेयर वैल्यू देखूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रीमियम ले रही है, वो बाद में बोलेगी कि आपकी अब तबियत ज्यादा खराब होगी, अब ज्यादा प्रीमियम तो थोड़ी ना वो देगा, वो तो वन टाइम स्टार्टिंग में दिया जाएगा। तो इसलिए मैंने जब आपको अधिकार दिया तब इसका प्रीमियम बनता था 30 रुपीज, तो 30 रुपीज के हिसाब से ही दिखाया जाएगा। और ऐसे भी बाद में मुझे थोड़े ना आपको पैसे देने, बाद में तो मुझे आपको क्या देने? शेयर्स देने। तो इसलिए ग्रांट डेट में मैंने अगर आपको शेयर्स देने का वादा कर दिया और इसमें मेरा नुकसान है 30 रुपीज, तो मैं मानूंगा कि शेयर्स मेरा बिक चुका है 30 रुपीज पे, मतलब शेयर्स मेरा बिक चुका है। अब आपसे मुझे सिर्फ सर्विस लेना है, तो 30 रुपीज का मुझे सर्विस लेना है, और सर्विस जो मुझे अब 3 इयर्स में दोगे तो 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज करके 3 इयर्स में
खर्चा बुक कर दूंगा सर्विसेज का। तो ये इस तरीके से ये अकाउंटिंग आपका वर्क करेगा। जहां पर इक्विटी सेटलमेंट की बात है कि तो ध्यान रखना, जब शेयर्स देने की बात है कि अभी तक मैंने कैश वाला बात नहीं किया, जो कैश लिंक टू शेयर्स होता है मैंने उसका बात नहीं किया। मैंने आपको ये कहा कि अगर मैं आपको वादा कर रहा हूं कि आप सर्विस दीजिए, हम आपको शेयर्स देंगे, तो ग्रांट डेट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स ही आप चेक कीजिएगा। उसके अलावा लेटर ऑन फेयर वैल्यू में चेंजेस आएगा, आपको उसे कंसीडर नहीं करना। मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि रिविजनरी वीडियो, रेगुलर लेक्चर तो हमारा अराउंड 12 आवर्स का है, जहां पर मैंने एक एक एस्पेक्ट को डिटेल में कवर किया। तो वो चीज तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, हमें तो शॉर्ट टाइम में कवर करना है। तो मैं फटाफट से सारी बातें आपको बताऊंगा, आपको इसी से समझना है। अगर डीप में जाना है तो आपको फुल लेक्चर ही देखना पड़ेगा, जो कि अगर पॉसिबल नहीं तो आप इसी से काम चले यहाँ पर। तो यहाँ पर अल्टीमेटली मैंने आपको क्या कहा कि फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स जो ग्रांट डेट का है हम वही कंसीडर करेंगे, लेटर ऑन चेंजेस हम कंसीडर नहीं करेंगे जब हम इक्विटी शेयर्स आपको देने वाले, यानी जब इक्विटी सेटलमेंट होने वाला है। तो ये चीज मैंने आपको समझाया। तो इस तरीके से हम अकाउंटिंग करेंगे। अब आगे मैं आपको समझा दूं आगे हम क्या करने वाले। जैसे आगे मैंने आपको समझाया था कि शेयर बेस्ड पेमेंट की अगर हम बात करें तो कौन से ट्रांजेक्शन कवर्ड है, यानी वो ट्रांजेक्शन कवर है जहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि आप मुझे गुड्स एंड सर्विसेज दीजिए। आप भले एम्प्लॉय हो सकते हो, भले आप नॉन एम्प्लॉय हो सकते हो, पर ध्यान रखिएगा एक्सटर्नल पर्सन आप इंटरनल पर्सन नहीं हो सकते। आप मुझे गुड्स एंड सर्विसेज दोगे जिसके अंदर एसेट्स भी कवर होता है, और मैं आपको बदले में क्या दूंगा, मैं आपको बदले में शेयर्स दूंगा, तो ये कवर होगा। और या फिर ऐसा भी होता है कितने बार ऐसा भी होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज आप मुझे नहीं दे रहे हो, मेरे ग्रुप एंटिटी को दे रहे हो। ग्रुप एंटिटी का मतलब मेरे सब्सिडरी कंपनी को मान लीजिए आप दे रहे हो। मैं पेरेंट हूं, मेरे सब्सिडरी कंपनी को आप गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो, पर शेयर्स मैं आपको दूंगा, तो भी कवर्ड है यहाँ पर। यानी यहाँ पर आप देखिए, अगर मान लीजिए अनदर ग्रुप एंटिटी रिसीव करती है गुड्स एंड सर्विसेज और शेयर मैं देने वाला हूं, यानी शेयर भी और या फिर कैश जो कि लिंक टू शेयर्स है ये मैं देने वाला हूं, तो ये भी कवर्ड है। यानी दोनों कवर्ड है, मैं गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा हूं, मैं आपको शेयर्स दे रहा हूं, या फिर कैश दे रहा हूं जो कि लिंक टू शेयर्स है, कवर्ड है। या फिर मान लीजिए मेरी ग्रुप एंटिटी गुड्स एंड सर्विसेज ले रही है और मैं आपको शेयर्स दे रहा हूं, तो वो भी कवर्ड होगा। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि मान लीजिए मेरी सब्सिडरी कंपनी के जो एम्प्लॉइज है वो मुझे सर्विस देंगे कि मेरी सब्सिडरी कंपनी को देंगे, वो तो मेरी सब्सिडरी कंपनी को सर्विस देंगे और मैं शेयर्स देता हूं उनको, कितनी बार ऐसा भी होता है। तो यहां पर ये भी एस्पेक्ट इंड एस 102 में कवर होने वाला है। फिर आगे अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, हम शेयर बेस्ड पेमेंट का कुछ एनालिसिस मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनेगा मेरी बातों को अच्छे से। अगर शेयर बेस्ड पेमेंट का एनालिसिस बात करें तो आप मेरी बात समझिए, क्या मैं अंदर ही अंदर ख्याली पुलाव पका लूं और मैं कह दूं कि मैं आपको ग्रांट दूंगा। मैंने अभी तक आप मेरे एम्प्लॉय हो मान लीजिए, मैंने अभी तक आपको ग्रांट नहीं किया है कि मैं आपको शेयर्स दूंगा, या फिर मेरे सप्लायर, मैंने अभी तक आपको ग्रांट नहीं किया कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, मैं आपको शेयर्स दूंगा। तो बताइए क्या ये शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट है? शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट कब माना जाएगा? जब दोनों पार्टीज आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर ले और अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट को फाइनल कर दे, यानी दोनों तरफ से अप्रूवल मस्ट है, तभी माना जाएगा कि शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट हुआ है, अदरवाइज माना नहीं जाएगा। तो वही चीज आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि दोनों पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन हो चुका है, दोनों पार्टीज ने अप्रूव कर दिया है, तभी वो शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट माना जाएगा। अब यहां पर एक और पॉइंट है, मैं पहले ही पढ़ा देता हूं, ग्रांट डेट वाला। ग्रांट डेट का एक मैं पॉइंट पढ़ा देता हूं कि आपको बहुत सारी जगह पे ग्रांट डेट दिखेगा, हम कौन सा डेट को ग्रांट माने। ऑब्वियस सी बात है, उस दिन ग्रांट डेट माना जाएगा जिस दिन दोनों पार्टीज ने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर लिया है और दोनों पार्टी ने अपने तरफ से हरी झंडी दिखा दी है कि हाँ हम तैयार है, ये अरेंजमेंट अब यहां से फाइनल हो चुका है। यानी एंटिटी ने भी अप्रूवल कर दिया है और जो काउंटर पार्टी है सप्लायर या फिर एम्प्लॉय, उसने भी क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को। तो ऐसा सिचुएशन में उस डेट को मानते हैं क्या, ग्रांट डेट। पर पता है कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एंटिटी के कहने पर नहीं होने वाला। मान लीजिए एंटिटी ने एम्प्लॉय को ग्रांट कर दिया पर उससे काम नहीं बनने वाला, एंटिटी को मैंडेटरीली शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना होगा। अगर शेयर होल्डर हरी झंडी दिखाएंगे ना तभी वो अप्रूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या फिर कोई दूसरी अप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज वो अगर हरी झंडी दिखाएगी तभी हम आपको दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते, है ना। कितने बार लीगल रेस्ट्रिक्शंस होता है। तो आप बताइए, अगर मान लीजिए किसी दूसरे पर्सन का अप्रूवल की जरूरत है और उसके अप्रूवल लिए बिना हम क्या कह सकते हैं कि फाइनलाइज हो चुका है? नहीं, उसका अप्रूवल मस्ट है। तो इसलिए जब तक उसका अप्रूवल नहीं होगा तब तक वो डेफर हो जाएगा ग्रांट डेट, और ग्रांट डेट फिर उस दिन माना जाएगा जिस दिन शेयर होल्डर ने अप्रूवल किया है या फिर अप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज ने। हाँ, अगर अप्रूवल का रिक्वायरमेंट नहीं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अप्रूवल का रिक्वायरमेंट है तो उनका अप्रूवल होने के बाद वाला जो डेट होगा वही हम मानेंगे क्या, ग्रांट डेट है। तो चलिए ये भी मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, मैं फटाफट से समझाऊंगा एंड इसका नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पक्का मैं वहां पर आपको दे दूंगा।
अब देखिए, जैसे मैंने आपको एग्रीमेंट वाला पॉइंट समझा दिया और मैंने आपको कहा था कि गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हम लेंगे वो हम एक्सटर्नल पर्सन के साथ लेंगे, इंटरनल पर्सन नहीं आना चाहिए। ये भी पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझाया था। एंड मैंने आपको ये कहा था कि शेयर होल्डर के साथ ट्रांजेक्शन नहीं चलेगा। कितने बार ऐसा भी होता है कि आप मेरे एम्प्लॉय भी हो और आप मेरे शेयर होल्डर भी हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, और मैं आपको शेयर्स दूंगा। तो आप मेरी बात समझिए, हमारे बीच में हमें चेक करना पड़ेगा जो अरेंजमेंट हुआ है वो किस कैपेसिटी में हुआ। यानी ऐसे कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर अगर आप मेरे साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो तब तो फिर इंटरनल पर्सन हो गए आप, है ना। यानी इंसान एक, उसके दो रूप, पहला रूप शेयर होल्डर, दूसरा रूप क्या हो गया, एम्प्लॉय। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कौन से रूप में आए हो, कौन से अधिकार में आप आए हो। क्या ऐसे शेयर होल्डर के अधिकार में आप मेरे से ट्रांजेक्शन कर रहे हो तब तो आप इंटरनल पर्सन हो, हम आपको इंडस 102 नहीं लगाएंगे। अगर आप ऐसे एम्प्लॉय या फिर ऐसे काउंटर पार्टी मतलब थर्ड पार्टी एक्सटर्नल पर्सन के तौर पे, है ना, ऐसे कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर आप मेरे से ट्रांजेक्शन नहीं करो, किसी एक्सटर्नल पर्सन की कैपेसिटी में मेरे से ट्रांजेक्शन करो, तब इंडस 102 लगेगा। यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि इंटरनल पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन में इंडस 102 नहीं लगेगा। अगर कभी भी कोई इंसान, भले वो एम्प्लॉय हो या फिर सप्लायर हो, वो ऐसा कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर अगर वो मेरे से ट्रांजेक्शन कर रहा है तब फिर इंडस 102 नहीं लगेगा। चलिए, तो ये हमने समझा यहां पर। फिर आगे जैसे मैंने आपको समझाया था कि बट दो पॉइंट कवर होता है, दो एस्पेक्ट कवर होता है। एक तो मतलब मैं आपसे गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा हूं, आपको शेयर्स दे रहा हूं, कवर्ड। दूसरा, मैं आपसे गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा हूं लेकिन बदले में मैं आपको कैश दूंगा, कैश अमाउंट इक्विवेलेंट टू प्राइस ऑफ शेयर्स, तो वो भी कवर्ड है यहाँ पर। यानी पेइंग कैश अमाउंट इक्विवेलेंट टू शेयर्स, दैट इज कैश सेटलमेंट हम इसे कहते हैं। यानी जहां पर मैं सीधा आपको शेयर्स दूंगा वो इक्विटी सेटलमेंट माना जाता है, जहां मैं आपको कैश दूंगा लिंक टू शेयर्स तो वो कैश सेटल माना जाता है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि मेरी सब्सिडरी गुड्स एंड सर्विसेज ले रही है और मैं आपको शेयर्स दूंगा या कैश दूंगा लिंक टू शेयर्स, तो मतलब ये भी इंडस 102 में कवर्ड होता है आपका, है ना। और वेस्टिंग कंडीशन, वेस्टिंग कंडीशन के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। वेस्टिंग कंडीशन कई प्रकार का होता है। मैंने आपको कह दिया कि आप मेरी कंपनी में 3 इयर्स तक सर्विस दीजिए तभी हम आपको शेयर्स देंगे, ये वेस्टिंग कंडीशन है। मतलब आपको 3 इयर्स तक वेस्ट करना पड़ेगा, कंडीशन को वेस्ट करना पड़ेगा। या फिर मैंने कह दिया कि हमारी कंपनी का प्रॉफिट 100 लाख क्रॉस हो जाना चाहिए तभी हम आपको शेयर्स देंगे, तो ये भी वन ऑफ द वेस्टिंग कंडीशन है। तो वेस्टिंग कंडीशन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वेस्टिंग कंडीशन का मतलब ही होता है कोई क्राइटेरिया, सेट ऑफ क्राइटेरिया होते हैं जो एम्प्लॉय या फिर नॉन एम्प्लॉय जो भी है सप्लायर, उसे सेटिस्फाई करना पड़ता है। ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा तभी उसे मिलेगा। इसके बारे में आगे हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। ग्रांट रेट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। मैंने आपको ये भी ऑलरेडी बता दिया कि इंडस 102 में क्या क्या कवर नहीं होगा। ट्रांजेक्शन विद शेयर होल्डर कवर नहीं होगा, जब वो ऐसे कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर वो ले रहे हैं, कवर्ड नहीं होने वाला। दूसरा मैंने कहा था बिजनेस कॉम्बिनेशन, आपको याद है, ऐसे पार्ट ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज लिया जा रहा है और उन्हें शेयर्स दिया जा रहा है तो इंडेक्स 103 लगाते हैं, यहां पर उसका कोई काम नहीं है। एंड तीसरा पॉइंट मैंने आपको समझाया था कि हम आपसे कोई गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, आपको हम क्या देंगे, आपसे ये नहीं समझाया था सर, मैं आपसे गुड्स एंड सर्विसेज लूंगा और बदले में मैं आपको शेयर्स दूंगा। अगर रियल में ऐसा हो रहा है तब तो फिर यस इंडस 102 लगेगा। पर मान लीजिए रियल में ना ही गुड्स एंड सर्विसेज आना है ना ही आपको शेयर्स देना है, ये तो नेट पे सेटलमेंट करेंगे, तब तो वो डेरिवेटिव अकाउंटिंग हुआ ना, तब इंडस 109 करेंगे। मतलब अगर नेट पे सेटल्ड होने वाला है ना, तब तो मतलब ना ही कोई गुड्स एंड सर्विसेज आएगा और ना ही आपको रियल में शेयर्स आएगा, वो बस वर्चुअल ट्रांजेक्शन हो रहा है जहां पर नेट पे सेटलमेंट होगा। तो इंडस 102 हम कैसे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर जो थ्योरी है, जो थ्योरी हम फटाफट से हम उसे मैं डिस्कस करा रहा हूँ, फिर कुछ प्रैक्टिकल भी फटाफट से आपको रिवाइज करा दूंगा ताकि आपका 100% क्लैरिटी बन जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, ये तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक बार आपने शायद पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा हुआ होगा तो भी आपके ऊपर है, आप कितना इजीली ले पाते हो। मैं तो फटाफट जाऊंगा रिवीजन के हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हम बात करेंगे कि शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट मान लीजिए हो गया, कंफर्म हो गया, अब हम उसे कौन से डेट पे रिकॉग्नाइज करें, क्या अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करें, ये मैटर करता है। तो अगर बात होगी रिकॉग्निशन की कौन से डेट पे रिकॉग्निशन करना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है उस डेट पे रिकॉग्नाइज करेंगे जिस डेट पे मुझे आपसे गुड्स एंड सर्विस मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है। मतलब मान लीजिए मैंने आज आपको ग्रांट किया है, आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैंने आज आपको ग्रांट किया है कि हाँ आप मेरी कंपनी में 3 ईयर सर्विस दीजिए, हम आपको शेयर्स देंगे। तो ये जो सर्विस मुझे आज मिल रहा है कि 3 इयर्स में मिलेगा, ओवर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है ओवर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर में सर्विस मिलेगा कुछ, सेकंड ईयर में सर्विस मिलेगा कुछ, थर्ड ईयर में सर्विस मिलेगा कुछ। तो एक्रूअल बेसिस में जब सर्विस मिलेगा तभी तो हम इसका अकाउंटिंग करेंगे, उसका खर्चा दिखाएंगे रेलेवेंट। तो वही है, जब आपको सर्विस यानी गुड्स एंड सर्विसेज जब आपको रिसीव होगा ना, तभी आप रिकॉग्नाइज करते हो। या फिर मान लीजिए आप मेरे सप्लायर हो, आपको मुझे गुड्स देना हो, फिर मुझे आपको शेयर्स देना है। शेयर्स भले नहीं दिया पर मेरा ऑब्लिगेशन कब आएगा शेयर्स देने का, जब आप अपनी तरफ से परफॉर्मेंस कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे। आप अपने तरफ से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो आपका है वो आपने सेटिस्फाई कर दिया, यानी आपने मुझे गुड्स दे दिए,
मैंने गुड्स रिसीव कर लिया आपसे, या फिर आपने मुझे सर्विस दे दी, मैंने सर्विस रिसीव कर लिया, ये तो नॉन एम्प्लॉय में जनरली होता है। तो यहाँ पर मैं आपको शेयर्स दूं या ना दूं, पर मैं तो लायबल हूं ना कि मुझे आपको अब शेयर्स देना पड़ेगा, तो मुझे अकाउंटिंग कर देना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि रिकॉग्निशन तब होगा जब गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड हो गया, है ना, तब हम रिकॉग्निशन करेंगे। सिंपल सी बात है। और जर्नल एंट्री क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कोई आपसे एसेट ले रहा हूं तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा, अगर मैं आपसे कोई इन्वेंट्री ले रहा हूं तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट होगा, अगर मैं कोई खर्चा है मेरा तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा, अगर एम्प्लॉय से लिया जा रहा है तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा। तो खर्चा जो है वो डेबिट होगा, खर्चा एसेट या इन्वेंट्री जो भी डेबिट होगा। अब देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कोई इन्वेंट्री ले रहा हूं और आपको कैश पेमेंट करता हूं, तो क्या होगा, एंट्री इन्वेंट्री टू कैश होगा, पर इंडेस 102 में तो वो आएगा नहीं, है ना। मैं अभी यहां पर आपको क्या दूंगा, आपसे इन्वेंट्री लूंगा, आपको मैं शेयर्स दूंगा, तो क्या आएगा, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, है ना, क्योंकि शेयर्स तो इक्विटी के अंदर ही होता है, इक्विटी के हेड के अंदर होगा, इसलिए इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, इक्विटी होगा। सिंपल सी बात है। फिर आगे हम कैश सेटल्ड के बारे में हमने बात नहीं किया। कैश सेटल्ड होता है तो मतलब वहां पर आपका ऑब्लिगेशन होता है, जहां पर आपका रिसोर्सेज का आउटफ्लो होता है, और वहां पर हम इक्विटी की जगह लायबिलिटी दिखाते हैं, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहां पर नहीं है। तो यहां पर अब हम जैसे कि बात करेंगे इक्विटी सेटल्ड सर्विस पेमेंट की बात करेंगे, कैश सेटल्ड सर्विस पेमेंट की बात करेंगे, दोनों में आपको समझाऊंगा यहां पर। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इक्विटी सेटल्ड और कैश सेटल्ड में क्या फर्क है। सुनिए मेरी बात को ध्यान से। मैंने आपसे कहा, मान लीजिए अब आप एम्प्लॉय हो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन एम्प्लॉय के, मान लीजिए आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैंने आपको कहा कि आप मुझे सर्विस दीजिए, मैं आपको शेयर्स दूंगा। तो शेयर्स मैं आपको ये देने वाला हूं, मान लीजिए एक ऑप्शन तो आपको दिया, ये शेयर्स है, मान लीजिए ये मैं आपको देने वाला हूं आज नहीं, 3 इयर्स के बाद जब आप परफॉर्मेंस कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, मतलब वही आप वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, तो ये शेयर्स आपको मिलेगा। तो ये शेयर्स मैं अलग से रख दूंगा, बात खत्म, है ना, ये शेयर्स मैं अलग से रख दूंगा। अब बाद में शेयर्स का प्राइस 50 रुपीज भी हो सकता है, 100 रुपीज भी हो सकता है, 200 रुपीज भी हो सकता है। अब जो भी इसका शेयर का प्राइस हो, मुझे क्या मतलब, मैंने तो इसे कह दिया तू अलविदा है, अब तेरा मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं है, अब तो किसी और का हो चुका है, अब तो किसी और की हो चुकी है, अब मेरी नहीं रही, है ना। तो मैं कह दूंगा कि यहां पर अब मुझे समझाइए आप मेरी बात, जो भी इसका प्राइस होगा मुझे भी इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे फ्यूचर में आपको पैसे नहीं देने, मुझे फ्यूचर में आपको शेयर्स देना। और अगर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को रिवाइंड करोगे, तो जब आपको फ्यूचर में कभी कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं रहता टू पे कैश, तो ऐसा सिचुएशन में आप उसे इक्विटी मानते हो। तो देखिए ना, आज मैंने आपको ग्रांट किया है कि आप वादा निभाइए, हम आपको शेयर्स देंगे, तो शेयर्स में आपके नाम का अलग करके रख दूंगा, जो भी मेरा आज का खर्चा मैं अपना खर्चा दिखाऊंगा ओवर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स, है ना, और बाद में शेयर्स आपको दे दूंगा, बस बात खत्म। तो बताइए, फ्यूचर में इसका प्राइस 1000 रुपये भी हो जाएगा, 1000 रुपीज भी, तो मुझे क्या मतलब, मुझे तो बस ये कागज का टुकड़ा आपको देना है, शेयर्स देना है, इसलिए इसे इक्विटी माना जाता है। लेकिन पता है, जब अगर मैं आपको ये वादा कर दूं कि आप मेरी कंपनी में काम कीजिए, मैं आपको शेयर्स नहीं दूंगा, मैं आपको कैश दूंगा इक्विवेलेंट टू शेयर प्राइस, अब यहां पर मेरा नसीब है। कैसे मैं बताऊं, अगर मान लीजिए शेयर का प्राइस 200 होगा, तो मुझे अपने पर्स से 200 निकाल के आपको देना पड़ेगा, कहीं से भी लाओ, मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो भी मुझे आपको देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए शेयर का प्राइस बाद में 400 हो गया, तो मुझे 400 कैश देना पड़ेगा। क्या तब मैं आपको ये शेयर पकड़ा सकता हूं कि आपका नसीब ले जाओ, बस आपका नाम का शेयर है? मैं आपके नाम का शेयर काट के नहीं रख सकता, मुझे आपको कैश अमाउंट देना है, बस वो लिंक है शेयर से, शेयर्स तो आपके पास जाएगी नहीं, आपके पास क्या शेयर्स जाएगा, नहीं, आपके पास तो कैश अमाउंट जाएगा, रोकड़ जाएगा आपके पास। और मान लीजिए अगर 5000 हो गया शेयर का प्राइस, तो मुझे तो 5000 रुपीज उधार लेके भी आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको चेक करना, आपको चेक क्या करना है कि अगर मुझे आपको फ्यूचर में शेयर्स ही देना है, मतलब फ्यूचर में कोई मेरा आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस नहीं होगा, बस शेयर ही जाने वाला है, तो इक्विटी मानते, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पर मैं अगर आपको वादा कर दूं कि मैं आपको कैश दूंगा जो कि लिंक होगा शेयर्स के साथ में, तब तो मेरा पॉकेट ढीला होने वाला है ना, पैसे जाएंगे घर से, यानी जितना शेयर का प्राइस बढ़ेगा उतने पैसे जाएंगे मेरे घर से, उतना मेरा दिमाग का टेंशन बढ़ेगा, मेरे दिमाग से धुआं निकलेगा। मान लीजिए 10,000 रुपीज हो गया, तो 10,000 मुझे आपको देना है, तो इसलिए उस सिचुएशन में मुझसे लाइबिलिटी मानते, क्या मानते, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी को आपको पता है रीमेजर भी करना होता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि इक्विटी सेटल्ड में, ध्यान से सुनेगा मेरी बात को, इक्विटी सेटल्ड में जो ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू होता है, नहीं सुना तो फिर से सुन लीजिए, इक्विटी सेटल्ड में ग्रांट डेट में जो फेयर वैल्यू होता है हम वही लेते हैं, बाद का मुझे मतलब नहीं। क्यों मतलब नहीं, जैसे मैंने आपको एक अधिकार दे दिया कि आप मेरी कंपनी में काम कीजिए, मैं आपको शेयर दूंगा, ये ऑप्शन मैंने आपको अधिकार दिया, इसका प्रीमियम मुझे मार्केट में बेचने पर 30 रुपीज मिलता, तो मैं 30 रुपीज में मानूंगा कि मेरा खर्च है, और ऑब्वियसली बात है आज ही के दिन में मान लूंगा बिक गया, आज ही के दिन शेयर्स बिक गया, मैं मान लूंगा। कल को शेयर्स का प्राइस बढ़े घटे आपका नसीब है, मुझे मतलब नहीं। इसलिए इक्विटी सेटलमेंट में
ग्रांट डेट फेयर वैल्यू लिया जाता है, उसके बाद का सब्सिक्वेंट चेंज हम कवर नहीं करते, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जब बात कैश सेटल्ड की आएगी तब तो ऐसा नहीं होता, तब जैसे जैसे आपका अमाउंट शेयर का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे मुझे ज्यादा पैसे देने होते हैं। इसलिए लाइबिलिटी सेटलमेंट में, कैश सेटलमेंट में ग्रांट डेट फेयर वैल्यू के बाद लेटर ऑन फेयर वैल्यू भी चेंज होता है ना, वो कंसीडर करते हैं। तो आपको दिमाग में दो बातें डालनी है, आपको चेक करना है पहले इक्विटी सेटलमेंट है कि कैश सेटलमेंट है। अगर आपको दिख रहा है इक्विटी सेटलमेंट है तो ग्रांट डेट फेयर वैल्यू लेना, बाद में लेटर ऑन फेयर वैल्यू चेंज कंसीडर नहीं करोगे। अगर आपको दिख रहा है नहीं कैश सेटलमेंट है तो ग्रांट डेट फेयर वैल्यू के अलावा बाकी लेटर ऑन जब तक सेटलमेंट ना हो तब तक का फेयर वैल्यू चेंज आपको ध्यान में रखना है, और उसके अकॉर्डिंगली लायबिलिटी रीमेजर होगा, उसका जो भी रेलेवेंट डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाला है। ये मैंने आपको समझाना है। तो इसलिए इक्विटी सेटलमेंट की अब हम बात करेंगे, अब हम कैश सेटलमेंट की बात करेंगे वन बाय वन। अब इक्विटी सेटलमेंट में ऐसा हो सकता है कि नॉन एम्प्लॉई है या फिर एम्प्लॉई है, तो ये भी मुझे आपको अब यहां पर समझाना पड़ेगा। तो अभी हम जैसे कि इक्विटी सेटल्ड सर्विस पेमेंट और कैश सेटल्ड सर्विस पेमेंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर समझाया था रिकॉग्निशन डेट, यानी रिकॉग्निशन कौन से डेट पे करेंगे। मैंने आपको कहा था जब गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड होगा उसी डेट पे हम रिकॉग्निशन करते हैं, सिंपल सी बात है ना, वही डेट होगा रिकॉग्निशन का, यानी कब आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा। मान लीजिए आप नॉन एम्प्लॉई हो, है ना, आप मेरे एम्प्लॉय नहीं हो, आपने मुझे गुड्स जब दे दिया या फिर आपने मुझे जब सर्विसेज दे दिया उस डेट में मैं खर्चा रिकॉग्नाइज कर दूंगा। मान लीजिए जब मेरे एम्प्लॉय और मैंने आपसे कहा कि 3 इयर्स आप मुझे सर्विस दीजिएगा तभी आपको शेयर मिलेगा, तो 3 इयर्स ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स मुझे सर्विस मिलेगा ना, ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स मुझे सर्विस मिलेगा, तो मैं मेरा डेट ऑफ रिकॉग्निशन क्या होगा, वो भी ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स होगा। थोड़ा 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 करके मैं रिकॉग्नाइज करूंगा अलग अलग डेट पे, है ना, बंटवारा करके टुकड़ों में अलग अलग डेट पे मैं रिकॉग्नाइज करूंगा। अब बात ये आता है कि अमाउंट कौन सा ले, मेजरमेंट कौन सा अमाउंट पे करे, वो हम आगे सीखेंगे, जहां पर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इक्विटी सेटल्ड में हम कौन सा अमाउंट पे मेजर करेंगे। यानी जो मैं रिकॉग्नाइज करूंगा, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डेट पे, जिस दिन मैं गुड्स एंड सर्विसेज आपसे रिसीव करूंगा, तो तब मैं अमाउंट क्या रिकॉग्नाइज करूंगा। डेट तो मैंने बता दिया, जिस दिन आप गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव करोगे उस डेट में आप रिकॉग्निशन करोगे, पर क्या अमाउंट, 200, 5,000, 10,000, 20,000, क्या अमाउंट, तो वो हम सीखेंगे अभी। तो इसके लिए इक्विटी सेटल्ड में अलग क्राइटेरिया है, कैश सेटल्ड में अलग क्राइटेरिया। पहले हम इक्विटी सेटलमेंट की बात करेंगे। तो इक्विटी सेटलमेंट में आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि नॉन एम्प्लॉय की बात हो रही है कि एम्प्लॉय की बात हो रही है, दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन एम्प्लॉय की। मान लीजिए आप मेरे नॉन एम्प्लॉय हो, आप मेरे एम्प्लॉय नहीं हो, आप सप्लायर होंगे, है ना, जो भी आप काउंटर पार्टी एम्प्लॉय नहीं है। तो यहां पर ऐसे सिचुएशन में हम क्या चेक करेंगे, ऑब्वियसली बात है आप मुझे गुड्स एंड सर्विसेज दोगे और मैं आपको बदले में क्या दूंगा, इक्विटी शेयर्स दूंगा, क्योंकि यहां पर इक्विटी सेटल्ड की बात हो रही है, कैश सेटल्ड की बात हम नहीं करें, हम इक्विटी सेटल्ड की बात करें, मतलब मैं आपको शेयर्स दूंगा। तो आप बताइए क्या गुड्स एंड सर्विसेज में आपसे जो लूंगा क्या आप उसका फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। यस, आप ऑब्वियसली बात है, जैसे आप मुझे गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो वैसे मार्केट में भी आप दे रहे होंगे, है ना, और बाकी लोग भी देते होंगे, सिमिलर ट्रांजिशन होता होगा। तो इसका गुड्स एंड सर्विसेज जो मुझे आप दे रहे हो इसका फेयर वैल्यू जनरली डिटर्मिनेबल होता है, और साथ ही साथ जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मैं आपको इशू करूंगा उसका भी तो फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल होगा। तो मुद्दा यह है कि गुड्स एंड सर्विसेज का फेयर वैल्यू लिया जाए, मेजरमेंट अमाउंट की आपका फेयर वैल्यू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का लिया जाए। तो स्टैंडर्ड आपको कहता है इन केस ऑफ नॉन एम्प्लॉय इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का फेयर वैल्यू को कम महत्व दिया जाता है। इन केस ऑफ नॉन एम्प्लॉय कहा जाता है कि आप जो गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर रहे हो ना उसका ही फेयर वैल्यू लिया करो, वो ज्यादा एक्चुअली उसका ज्यादा क्लियरली एविडेंट रहता है, ज्यादा अच्छा फेयर वैल्यू उसी का आता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो गुड्स एंड सर्विसेज का फेयर वैल्यू को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है इन केस ऑफ नॉन एम्प्लॉय, है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज का फेयर वैल्यू को। अगर ये पॉसिबल नहीं है निकालना तो ऐसा सिचुएशन में हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे किसको, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो ग्रांट किया जा रहा है उसका फेयर वैल्यू को हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे। ये हमने समझा। अब एम्प्लॉय के केस में ऐसा नहीं होता। एम्प्लॉय के केस में क्यों ऐसा नहीं होता, आप तो मेरे एम्प्लॉय हो, मैं आपसे सुबह खटा रहा हूं, दिन में खटा रहा हूं, रात को खटा रहा हूं, मैं जब चाहे आपसे सर्विसेज ले रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं जा एक चाय बना के लेके आ, जा ये सामान लिया, जा ये सर्विस मुझे दे दे, जा वो मुझे सर्विस दे दे। तो यहां पर अल्टीमेटली जो एम्प्लॉय हमें सर्विसेज देते उसका हम फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उसको हमने हायर करके रखा हुआ है, हम उसे जो कहेंगे वो करेगा। तो इन केस ऑफ एम्प्लॉय जो होता है ना, गुड्स एंड सर्विसेज का फेयर वैल्यू जनरली डिटरमिनेबल नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा 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 आप ये ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ एम्प्लॉय हमेशा हम लेते हैं फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड। यानी कंक्लूजन ये, आप कौन हो, एम्प्लॉय हो और मैं हूं एंटिटी। आप अगर एम्प्लॉय हो तो हमेशा मेजरमेंट अमाउंट जो होगा वो फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड होगा। पर अगर आप नॉन एम्प्लॉय हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसिप्ट को, सेकंड प्रायोरिटी देंगे फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड को। ये हमने समझा। तो चलिए हमें समझ में आ गया, ओवरऑल सारी चीजें में समझ में। तो आप बताइए रिकॉग्निशन डेट की अगर मैं बात करूं
रिकॉग्निशन डेट की अगर मैं बात करूं तो जब गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा वही डेट आपका रिकॉग्निशन होगा। ऑब्वियस सी बात है, वही डेट पे हम रिकॉग्निशन करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें मेजरमेंट अमाउंट की, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने आपको कहा था कि मेजरमेंट का अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, जब मेजरमेंट का अमाउंट आपका, रुक जाइए, हाँ क्या बोल रहा था, क्या हो रहा है, रुको, मैं आपको क्या कहना चाहता, मेजरमेंट का अमाउंट क्या होगा, नॉन एम्प्लॉय के केस में फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसिप्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी एंड फेयर वैल्यू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड को सेकंड प्रायोरिटी। और वही अगर बात हो कि एम्प्लॉय की, तो हमेशा फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड को ही प्रायोरिटी दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का कोई काम नहीं होता है। ये हमने समझा। अब आगे अगर हम बात करेंगे कैश सेटल्ड की, तो कैश सेटल्ड के केस में जनरली मेरे पॉकेट से जाना है पैसा, है ना, सेट्स तो जाना नहीं है, मैं तो लिंक करा है मैंने सेट से, अल्टीमेटली तो जाएगा पैसा, कैश जाएगा। तो इसलिए वहां पर हम उसे लाइबिलिटी मानते हैं, और हम SBPR नहीं दिखाएंगे, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व नहीं दिखाते, हम दिखाते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी यहाँ पर। यानी इक्विटी सेटल्ड में जो खर्चा बुक करते हैं वो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में जाता है, और कैश सेटल्ड में जो खर्चा बुक करते हैं वो जाता है शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी में जाता है। तो यहां पर अल्टीमेटली इन एवरी केस, जबकि मेरा ऑब्लिगेशन आपको पैसा देने का, तो ऑब्वियस सी बात है जितना पैसा मैं आपको दूंगा वही तो मेरा मेजरमेंट अमाउंट होगा। तो इसलिए कैश सेटल्ड में चाहे नॉन एम्प्लॉय हो चाहे एम्प्लॉय हो, फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा 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 फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी ही कंसीडर करोगे, दोनों केस में, नॉन एम्प्लॉय हो या फिर एम्प्लॉय हो, फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही साथ मेरी बात ध्यान से सुनेगा, लाइबिलिटी जब की है तो लाइबिलिटी की केस में एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड हम रीमेजर करेंगे लाइबिलिटी को, उस दिन का रिवाइज्ड लाइबिलिटी कितना हमारा ऑब्लिगेशन उस डेट पे वो अब रीमेजर करेंगे, जो भी डिफरेंस होगा ऊपर या नीचे वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और जब तक करेंगे जब तक सेटलमेंट ना हो जाए, यानी जिस डेट पे सेटलमेंट होना वो रिपोर्टिंग डेट नहीं भी हो सकता है, तो जिस डेट में सेटलमेंट होना उस दिन भी लाइबिलिटी रीमेजर होगा, उस दिन भी क्या करेंगे, लाइबिलिटी को रीमेजर करेंगे, और जो भी डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। यानी जिस डेट तक सेटलमेंट नहीं होता उस डेट तक हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी को रीमेजर करेंगे, और जो भी डिफरेंस होना है वो पीएल में जाने वाला है। ये मैंने आपको समझाया। और कैश सेटल्ड सर्विस पेमेंट में आप ध्यान रखिएगा, ये इंक्लूड करता है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट को। अब मुझे एक और बात आपको बतानी, यहाँ पर एम्प्लॉय की बात करेंगे और नॉन एम्प्लॉय की बात करेंगे। तो एम्प्लॉय की केस में जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि मैंने आपको कहा था ना कि फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो एम्प्लॉय की केस में जो फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर हम लेंगे ना, वो कौन से डेट का लेंगे आपको पता है, जिस डेट पे हम ग्रांट करते हैं उस डेट का। हाँ, रिकॉग्निशन बाद में होगा, रिकॉग्निशन तो मैंने आपको कहा जब गुड्स एंड सर्विसेज आएगा। जैसे आप मुझे 3 इयर्स के पीरियड में आप मुझे 3 इयर्स के पीरियड में सर्विस दोगे तो खर्चा भी 3 इयर्स के पीरियड में दिखाया जाएगा। लेकिन एम्प्लॉय के केस में जब मैं आपको ग्रांट करूंगा ना, जब मैं आपको ग्रांट करूंगा उस ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू ही मिलूंगा, उस ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू ही मैं कंसीडर करूंगा। और बाद में जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, लेटर ऑन इक्विटी सेटल्ड में लेटर ऑन फेयर वैल्यू चेंज होता है, हमें मतलब नहीं है। लेकिन नॉन एम्प्लॉय के केस में ग्रांट तो होता ही नहीं है, एम्प्लॉय के केस में तो हम स्कीम ग्रांट करते हैं, पर नॉन एम्प्लॉय के केस में तो कोई स्कीम ग्रांट किया जाता नहीं। तो इसलिए नॉन एम्प्लॉय के केस में जब गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड हो जाता है उसी दिन का हम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू ले लेते हैं, उसी दिन का फेयर वैल्यू हम ले लेते हैं। ये आपको समझना है। तो बस ये आपको ध्यान में रखना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे तो ये अपने आप क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा आपका। ये मैंने पहले भी आपको समझाया था। चलिए, तो मैं काम करता हूं, मैं आपके साथ एक क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज कराऊंगा आगे बढ़ने से पहले। यहाँ पर एक और टॉपिक है जहां पर आपको मिलेगा, कौन सा टॉपिक मिलेगा, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन विद कैश ऑल्टरनेटिव आपको दिखेगा। पर ये समझाने से पहले बेटर रहेगा कि हम क्या करें, एक शेयर का जो कंसेप्ट है, शेयर का, इक्विटी सेटल्ड का और एक कैश सेटल्ड का, हम एक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। मैं रिवाइज करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं पूरा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको रिवाइज करूंगा, तो रिवाइज कराने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ। एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये पूरा सॉल्व रेगुलर क्लास में सारा चीज सॉल्व कराया हुआ है, अभी बस रिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम बात करें, एक एग्जांपल मैंने रखा ताकि मैं आपको समझा सकूं। यहाँ पर हमें बता दिया 525 एम्प्लॉइज को स्कीम ग्रांट किया गया है। नंबर ऑफ ऑप्शन जो है 100 ऑप्शन दिया जाएगा, हर एम्प्लॉय को 100 ऑप्शन दिया जाएगा, ये बोला। और वेस्टिंग कंडीशन हमें बता दी कि 3 इयर्स का वेस्टिंग कंडीशन है, यानी 3 इयर्स तक सर्विस देना पड़ेगा, ये बता दिया गया। नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू में बता दिया गया। एक्सरसाइज प्राइस बता दिया गया 125, यानी एम्प्लॉय को कहा गया कि आप 3 इयर्स काम कीजिए, हम आपको 125 के फिक्स प्राइस में शेयर्स देंगे। अब यहाँ पर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड का मैटर करेगा। ये देखिए 30 रुपीज से, इसका मतलब क्या है, ये अधिकार मैं आपको ना देके किसी और को देता हूं। अगर मैं ये अधिकार, अगर किसी और को अधिकार दूंगा तो मुझे 30 रुपीज देगा, पर आप तो मेरे एम्प्लॉय हो, आप मुझे 30 रुपीज दोगे नहीं, आप तो मुझे सर्विस दोगे।
और वो सर्विस जब मिलेगा तब मैं ये खर्चा 30 रुपीज रिकॉग्नाइज करूंगा। जबकि इक्विटी सेटल्ड का क्वेश्चन है तो ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू लेंगे, लेटर ऑन फेयर वैल्यू चेंज हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो बाद में मान लीजिए फेयर वैल्यू कुछ आपको दिया हुआ भी रहता है तो वो टोटली आप इग्नोर करोगे, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे आपका हर साल का डेटा में दिया हुआ है तो हमें खर्चा बुक करना है। तो जैसे मैंने आपको समझाया था 3 ईयर्स का वेस्टिंग कंडीशन है तो खर्चा भी 3 ईयर्स में रिकॉग्नाइज होगा। तो बताइए पहला खर्चा हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे? फर्स्ट ईयर एंड में कितना? 1/3, सेकेंड ईयर एंड में 1/3, थर्ड ईयर एंड में 1/3। लेकिन इन केस ऑफ एम्प्लॉय में मैं बता दूं, एम्प्लॉय सारे ऐसा नहीं कि कंपनी में रहते हैं, वो छोड़ के भी जाते रहते हैं। एम्प्लॉय में आपका टर्नओवर भी होते रहता है, चेंज होते रहता है आपका। तो यहाँ पर एम्प्लॉय हम वो लेते हैं, हम सारे यानी 525 एम्प्लॉयज को अगर हमें स्कीम दिया है, डजंट मीन कि 525 एम्प्लॉयज का हम खर्चा बुक करेंगे। ये एस्टिमेट करेंगे कि 3 ईयर्स पीरियड का वेस्टिंग पीरियड टोटली कौन सेटिस्फाई करेगा, उतना ही एम्प्लॉय का हम खर्चा बुक करते हैं। तो फर्स्ट ईयर के एंड में अगर मैं जाऊंगा तो फर्स्ट ईयर के एंड में मुझे डेटा मिल जाएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर के एंड में खर्चा बुक करूंगा और तब तो मेरे पास डेटा होगा। फर्स्ट ईयर एंड का तो एक्चुअल डेटा हो गई। तो फर्स्ट ईयर एंड को मुझे पता चला कि 15 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए। अब सेकंड ईयर में भी तो कोई छोड़ के जाएंगे जो कि एलिजिबल नहीं होंगे, थर्ड ईयर में भी कोई छोड़ के जाएंगे जो एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो 3 ईयर्स का वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसी को शेयर मिलेगा। तो इसीलिए यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम फर्स्ट ईयर एंड में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेंगे वो 525 एम्प्लॉयज में हम क्या करेंगे पता है, -15 करेंगे। फिर सेकंड ईयर में 2% छोड़ के जाएगा तो -2% करेंगे, फिर थर्ड ईयर का भी -2% करेंगे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएगा, उतने ही एम्प्लॉयज का हम खर्चा बुक करेंगे। तो आप नीचे देख सकते हो सॉल्यूशन में फर्स्ट ईयर का वर्किंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। 525 एम्प्लॉयज में 15 फर्स्ट ईयर में छोड़ के गए एक्चुअल है, सेकंड ईयर का एस्टीमेट ले लिया 2%, थर्ड ईयर का एस्टीमेट ले लिया 2% और इनको 100 ऑप्शन दिया जाएगा। और टोटल आपका खर्चा कितना, टोटल नुकसान कितना, 30 रुपीज का, क्योंकि ग्रांट डेट फेयर वैल्यू 30 रुपीज दिया हुआ है। अब इसके चलते हम टोटल खर्चा निकालेंगे। क्या ये टोटल खर्चा आज ही बुक कर दे कि ओवर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स बुक होना चाहिए? क्योंकि 3 ईयर्स का सर्विस लेंगे तो 3 ईयर्स में बुक होना चाहिए। तो ये 14,70,000 पूरा बुक नहीं होगा, इसका 1/3 बुक होगा, यानी 4,90,000 4,90,000 करके दिख रहा है ना, 1/3 इसका हम खर्चा बुक कर देंगे फर्स्ट ईयर में। अब सेम वैसे आपका जर्नल एंट्री पास हो जाएगा फर्स्ट ईयर एंड में, क्या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट, खर्चा ही आपका डेबिट हो जाएगा। टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व नाम का हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि इक्विटी सेटल्ड है, हम एक इक्विटी के अंदर ही शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व के नाम पे 4,90,000 वहां डाल देंगे। अल्टीमेटली बैलेंस शीट में अदर इक्विटी में हमारा SBPR 4,90,000 का दिखेगा। सेकंड ईयर के एंड में जब आप आ जाओगे आपके पास 2 ईयर का एक्चुअल डेटा है, 1 ईयर का नहीं, 2 ईयर का आपके पास एक्चुअल डेटा है। तो 2 ईयर का एक्चुअल डेटा और 1 ईयर का आप एस्टिमेशन करोगे। देखिए हर साल एम्प्लॉय का एस्टिमेशन हमारा बदलेगा, क्योंकि हर साल हमें नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा और वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट की तरह ही माना जाता है। तो देखिए सेकंड ईयर के एंड में हमें क्वेश्चन ने बताया, देखिए हम यहाँ सेकंड ईयर का एंड का पोजीशन बताया कि और 10 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए और हमारा एस्टिमेशन भी बदल गया कि फ्यूचर पीरियड में 3% लोग छोड़ के जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर मेरी बात सुनिए, सेकंड ईयर एंड में देखिए 525 एम्प्लॉयज थे, 15 फर्स्ट ईयर में छोड़ के गए एक्चुअल, 10 सेकंड ईयर में छोड़ के गए ये भी एक्चुअल, और हम थर्ड ईयर का सिर्फ अब बचा हुआ है जो कि हम एस्टिमेट करें कि 3% छोड़ के जाएगा नया इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। इसके हिसाब से भी हमने खर्चा निकाला और खर्चा निकालेंगे तो ये बटेगा कितना 3 सालों में, 4,85,000 4,85,000 4,85,000, 3 ईयर्स में एक खर्चा बटेगा। तो हम तो भी सेकंड ईयर के एंड में है, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट ईयर का भी जो भी डेफिसिट या सरप्लस होता है ना उसको सेकंड ईयर में एडजस्टमेंट कर देते हैं। यानी स्टैंडर्ड आपको ये करता है कि ओवर द पीरियड ऑफ वेस्टिंग आपका कुछ भी सरप्लस या डेफिसिट है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। यानी कहने का मतलब ये 4,85,000 आपका फर्स्ट ईयर में भी बुक होना था, 4,85,000 सेकंड ईयर में बुक होना था, 4,85,000 थर्ड ईयर में बुक होना था। पर सुनिए ना, आपने तो फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी 4,90,000 बुक कर दिया, तो क्या फर्स्ट ईयर में आपने 5,000 सरप्लस बुक किया था? यस, तो ये आपका पीएल में क्रेडिट हो जाना चाहिए, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ वेस्टिंग जो भी चेंजेस होगा वो पीएल में डेबिट या क्रेडिट होगा। तो 5,000 हम पीएल में क्रेडिट करेंगे क्योंकि पहले सरप्लस बुक किया था। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आपका 4,85,000 करेंट ईयर का बुक होना है, तो ये तो पीएल में चार्ज होगा करेंट ईयर का 4,85,000। फर्स्ट ईयर में सरप्लस था 5,000 जो कि पीएल में क्रेडिट होगा, तो अल्टीमेटली 4,80,000 ही तो आपका नेट पीएल में चार्ज होना चाहिए। नेट ये है ना, इसको दो तरीका, एक और तरीके से भी हम करते हैं। हम कैसे करते हैं पता है, हम कहते हैं, हम यहाँ पर ये कहते हैं कि 4,85,000 फर्स्ट ईयर का खर्चा है, 4,85,000 सेकंड ईयर का खर्चा है। 2 साल का खर्चा इकट्ठा कर लो, उसमें से माइनस कर दो फर्स्ट ईयर में जितना खर्चा बुक किया, तो भी 4,80,000 आएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि आपका जो 14,15,000 में अलग अलग तरीका बता रहा हूँ, आपका जो 14,15,000 टोटल खर्चा है तो 3 ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो डिवाइड बाय 3 ईयर्स हो जाएगा। जबकि हम सेकंड ईयर के एंड में तो 2 ईयर से मल्टीप्लाई करके 2 ईयर्स का एक्यूमुलेट कर लेंगे और फिर फर्स्ट ईयर का फिर हम माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग जो है वो सेकंड ईयर में बुक हो जाएगा, क्योंकि जो चार्ज होना वो भी पीएल में होना है और जो पुराना सरप्लस या डेफिसिट है वो भी पीएल में जाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वेस्टिंग पीरियड के बाद अगर कोई लैप्सेस वगैरह कुछ होता है तो वो सीधा रिटेन अर्निंग में जाता है, जिसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे।
चलिए, तो ये हमने समझा यहाँ पर। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे थर्ड ईयर में भी। थर्ड ईयर में तो हमारे पास तीनों साल का एक्चुअल डेटा मिल जाएगा। तो थर्ड ईयर का इन्होंने बताया भी होगा, मैं देखिए थर्ड ईयर में इन्होंने बताया ना कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है और 8 छोड़ के चले गए, और 8 एम्प्लॉइज छोड़ के चले गए। तो यहाँ पर आप देखिए थर्ड ईयर में 525 में से 15 छोड़ के गए फर्स्ट ईयर, 10 सेकंड ईयर, 8 थर्ड ईयर में छोड़ के गए, 492 एम्प्लॉइज बचे। अब इसका हमारा खर्चा इतना बुक होना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जबकि लास्ट ईयर हम कहेंगे 14,76,000 खर्चा बुक होना है, फर्स्ट ईयर में कितना खर्चा बुक किया माइनस कर दो, सेकंड ईयर में कितना खर्चा बुक किया माइनस कर दो, बात खत्म। या फिर आप ऐसे कर लीजिए 14,76,000 डिवाइड बाय 3 ईयर्स करेंगे तो 1 ईयर का आ जाएगा। जबकि थर्ड ईयर के एंड में तो 3 ईयर्स करके एक्यूमुलेट कर दिया 3 ईयर का, माइनस फर्स्ट ईयर माइनस सेकंड ईयर का कर दिया लास्ट ईयर थर्ड ईयर का आपका खर्चा कितना रिकॉग्नाइज होना वो आ गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्री एवरी ईयर क्या होगा, वही एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू सर्विस पेमेंट रिजर्व। तो हर साल हम ये तो एंट्री पास करें, देखिए हर साल हम ये एंट्री पास करेंगे। तो इस तरीके से एसबीपीआर में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। एंड आपको दिख रहा होगा कि एसबीपीआर में आपका पैसा इकट्ठा हो चुका है टोटल 14,76,000 3 साल का मिला के। और ये कुछ नहीं, वही जो 492 एम्प्लॉइज ने वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई किया था ना, 15, 10 और 8 छोड़ के गए, इतने लोगों ने सेटिस्फाई किया था। इनका 100 ऑप्शन पे 30 रुपीज करके हमने खर्चा बुक किया। अब जो हमने खर्चा बुक किया इतने का, अब क्वेश्चन आगे क्या पता है अब क्या वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, 3 इयर्स के बाद वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब लेटर ऑन अगर मान लीजिए कुछ लैप्सेस होता है तो वो पीएल में नहीं जाएगा, क्रेडिट नहीं होगा, वो सीधा रिटेन अर्निंग में जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने मैं बताया कि 480 एम्प्लॉइज ने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, मतलब 12 एम्प्लॉइज ने लैप्स कर दिया। तो जो 12 एम्प्लॉय का खर्चा हमने 100 रुपीज करके बुक किया था, 12 एम्प्लॉय का 100 शेयर्स पे 30 रुपीज करके जो हमने खर्चा बुक किया था, ये अब आपका लैप्स हो गया, अब इसका कोई काम नहीं। तो ये एसबीपीआर से निकल के रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। ये कहां से एसबीपीआर से निकल के कहां चला जाएगा, रिटेन अर्निंग में चला जाएगा, यानी 12 इंटू 100 इंटू 30। बाकी 480 एम्प्लॉइज ने तो क्या किया, ऑप्शन को एक्सरसाइज किया। तो 480 एम्प्लॉइज ने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया तो इनका एसबीपीआर में जो क्रेडिट बैलेंस था वो डेबिट हो जाएगा, और इनसे कुछ पैसे भी आए होंगे तो वो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू शेयर इशू कर देंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम दिखा देंगे, ये तो आपको पता ही है। तो यही एंट्री हमारे यहां पर होना। अब देखिए यहां पर आप देखिए 31 मार्च 2017 को क्या हुआ, यहां पर आपको दिख रहा होगा 480 एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज किया ऑप्शन को, और हमें कंसिडरेशन इनसे कितना मिला, देखिए 125 तो कैश के तौर पे मिला, और 30 रुपीज हमने खर्चा बुक किया था ना, इसलिए तो खर्चा बुक किया था क्योंकि सर्विस के तौर पे हमें कंसिडरेशन मिलेगा 3 इयर्स का सर्विस के तौर पे, तो हमें ये कंसिडरेशन मिल रहा है। तो वही हम दिखा रहे, पैसा कुछ आया 125 रुपीज करके, 480 एम्प्लॉय का 100 ऑप्शन पे पैसा इतना आया, और साथ ही साथ एसबीपीआर में इनका जो खर्चा बुक किया था वो भी हम डेबिट कर देंगे क्योंकि सर्विस का नाम का ये कैश आया कुछ, सर्विस आया कुछ, ये हमने क्रेडिट बैलेंस डेबिट कर दिया एसबीपीआर को। अब हम क्या करेंगे, शेयर इशू कर देंगे, नॉमिनल वैल्यू 100 दिखा देंगे, बाकी सिक्योरिटीज प्रीमियम में डाल देंगे, और जो आपका लैप्स हो रहा है वो एसबीपीआर अकाउंट डेबिट टू जनरलिज्म में चला जाएगा, बस बात खत्म। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लेके कराया था क्लास में, जो मैंने आपको रिवाइज करा दिया ताकि फटाफट से आपका रिविजन हो जाए। अब मैं क्या करूंगा, फिर से एक और क्वेश्चन बैंक का भी जो है ये मैं आपको यहां पर क्वेश्चन बैंक में ही रिवाइज करा दूंगा, एंड फिर हम आगे समझ पाएंगे सारा चीज। मैं फटाफट से रिवाइज करा रहा हूं आपको मैं, एंड ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता मैं। हाँ ये रहा। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर अगर हम बात करें इंडेक्स 102 में क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन 1 है, ये भी आपको बता ही देता हूं मैं। तो यहां पर आप देखिए क्या कहा गया कि ऑप्शन ग्रांट किया गया एम्प्लॉय को, फेयर वैल्यू 5 लाख है ग्रांट डेट का। तो जो ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू वही हम लेते, 5 लाख रुपए फेयर वैल्यू। लेकिन हम एम्प्लॉइज तो देखते कितने हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो फर्स्ट ईयर के एंड में हमने देखा, एस्टिमेट किया कि पूरा 3 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड 91% एम्प्लॉय ही सेटिस्फाई करेंगे, और सेकंड ईयर के एंड में हमने इस एस्टिमेशन को बदला और कहा 89% एम्प्लॉय कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। थर्ड ईयर में हमें लगा कि नहीं, टोटल हमने जो सोचा वो सब धूल, 82% ही पता चला कि अल्टीमेटली इन्होंने वेस्टिंग कंडीशन को सेटिस्फाई किया, 91%, 89%, 82%, और 5 लाख का हमारा ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू जो कि बदलने वाला नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पर ही सीधा लेके चलता हूँ, यहाँ पर जो मैंने सोल्यूशन कराया हुआ है ऑलरेडी इसका क्लास में, कहाँ गया, ये रहा। तो आप देखिए फर्स्ट ईयर एंड में हमने देखा कि 5 लाख रुपीज टोटल खर्चा है, लेकिन 91% एम्प्लॉय ही वेस्टिंग कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ऐसा हमारा एस्टिमेशन है। तो टोटल खर्चा हमारा कितना होगा, 4,55,000 का टोटल खर्चा होगा। लेकिन क्या पूरा खर्चा दिखा दे कि 3 इयर्स में दिखाए, क्योंकि वेस्टिंग कंडीशन 3 इयर्स का है, तो 3 ईयर से डिवाइड होगा, ये इतना खर्चा फर्स्ट ईयर में दिखाया जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसबीपीआर।
जर्नल एंट्री पूछा नहीं तो हमने डाला नहीं था। सेकंड ईयर एंड में हमें पता चला 89% एम्प्लॉय ही वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, ये हमारा नया एस्टीमेट है। खर्चा निकाला, खर्चे को 3 सालों में डिवाइड किया जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 2 ईयर्स कर देंगे, क्योंकि 2 ईयर्स का एंड है, इकट्ठा करके फर्स्ट ईयर का माइनस कर देंगे। थर्ड ईयर एक्चुअल में 82% एम्प्लॉय ने ही कंडीशन को सेटिस्फाई किया, तो टोटल खर्चा इतना है। अब क्या करेंगे, अब पुराना तो सारा एस्टिमेशन काम का नहीं, ये हमारा एस्टिमेशन काम का है, तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर जो खर्चा दिखाया, सेकंड ईयर जो खर्चा दिखाया, माइनस कर दो, अल्टीमेटली थर्ड ईयर का एंड का इतना खर्चा आ जाएगा, और ये 3 खर्चे को टोटल करोगे तो ये आएगा 4,10,000, जो कि आपका रिवाइज नया वाला एस्टीमेट है। तो इस तरीके से हमने क्या क्या खर्चा बुक किया, और आप देख सकते हो जर्नल एंट्री भी हमने यहाँ पर पास किया, वही एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू SBPR, और फाइनली लास्ट में SBPR से हमने शेयर इशू कर दिया, बस बात खत्म यहाँ पर। और बैलेंस शीट वगैरह मेरा बनाया हुआ अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ पर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर इक्विटी सेटल्ड का एक और क्वेश्चन है, चलिए स्टार्टिंग का तो मैं आपको फटाफट रिवाइज करा ही देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप देखिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। 1000 एम्प्लॉयज को कहा गया कि 100 शेयर दिया जाएगा, उनको 2 ईयर सर्विस में रहना पड़ेगा। अब ग्रांट डेट फेयर वैल्यू 195, और मैं आपको बता दूं इक्विटी सेटल्ड में ग्रांट डेट फेयर वैल्यू ही लेते हैं। अब फर्स्ट ईयर के एंड में हमें क्या लग रहा है पता है कि 97% एम्प्लॉई वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, पर एक्चुअल में सेकंड ईयर के एंड में 91% एम्प्लॉई ने वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई किया। खर्चा निकालना है, तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर एंड में हम बोलेंगे 1000 एम्प्लॉई है, पर हमें लगता है 2 ईयर का वेस्टिंग कंडीशन 97% ही सेटिस्फाई करेंगे, तो उनका ही खर्चा दिखाएंगे इंटू 97%, यानी 970 एम्प्लॉइज का खर्चा दिखाएंगे, इंटू 100 ऑप्शन दिया जाएगा, और एक ऑप्शन का ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू 195। ये इक्विटी सेटल में चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब टोटल खर्चा जो निकलेगा, जबकि वेस्टिंग कंडीशन 2 ईयर से, तो डिवाइड बाय 2 होगा और आपका खर्चा निकल के आ जाएगा। फिर अगर हम सेकंड ईयर की बात करें तो सेकंड ईयर एंड में भी हम ऐसे ही करेंगे, हमारा अब नया एस्टिमेशन आ चुका है 91%, 1000 एम्प्लॉय इंटू 91% के हिसाब से हम करेंगे, इंटू 100 इंटू 95 कर देंगे, टोटल खर्चा आ जाएगा। डिवाइड बाय 2 ईयर्स करोगे तो मल्टीप्लाइड बाय भी 2 ईयर्स करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी रिमेनिंग खर्चा है लास्ट ईयर है, इस साल जो रिमेनिंग खर्चा वो दिख जाएगा, माइनस पिछले साल का खर्चा माइनस कर देंगे, इस साल का खर्चा आपका आ चुका, तो हमने खर्चा निकाल दिया। तो मैंने इक्विटी सेटल आपको समझा दिया, बस आपको एम्प्लॉय का चेक करना है कि कुछ बदल रहे क्या, वो आपको चेक करना है, आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये ध्यान में रखना है इक्विटी सेटल में ग्रांट डेट फेयर वैल्यू बदलने वाला नहीं है, हमने करा। अब मैं आपको क्या करूंगा पता है, अब मैं आपको कराऊंगा कैश सेटल्ड वाला, हाँ कैश सेटल्ड वाला आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो इक्विटी सेटल्ड मैंने आपको समझा दिया, कैश सेटलमेंट में आपको ये ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना आपको बताया था मैंने कि आपका ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू नहीं, लेटर ऑन फेयर वैल्यू चेंज भी आपका बदलती जाएगा कैश सेटलमेंट में, क्योंकि वहां रियल में पैसा जाना, और वहां हम SBPR नहीं लिखते, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी लिखते हैं, और लाइबिलिटी रीमेजर होते रहेगा अंटिल सेटलमेंट। तो आप यहां पर देखिए इलस्ट्रेशन 2 में आपको बस एक चीज ध्यान में रखना है कि यहां पर क्या लिखा हुआ पता है, वेस्ट इमीडिएटली लिखा हुआ है। वेस्ट इमीडिएटली का मतलब क्या है कि यहां पर फ्यूचर में सर्विस देने का कोई कंडीशन नहीं है, ये इमीडिएटली ऑप्शन वेस्ट हो रहा है। तो आप बताइए अगर ऑप्शन इमीडिएटली वेस्ट हो रहा है मतलब सर्विस मानेंगे ऑलरेडी रिसीव्ड है, सर्विस तो फ्यूचर में रिसीव होना नहीं है। तो इस बार ये गलती मत करना कि खर्चे को 3 इयर्स में दिखाओगे 2 इयर्स में दिखाओगे, नहीं, खर्चा इमीडिएटली रिकॉग्नाइज होगा आज ही कितने ग्रांट डेट पे। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली वेस्ट हो रहा है। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट इमीडिएटली हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो यहाँ पर भी खर्चे को बांटने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि अगर ऑप्शन इमीडिएटली वेस्ट हो जाएगा तो खर्चा भी इमीडिएटली दिखाया जाएगा। तो हम कितना खर्चा दिखाएंगे, हम कहेंगे 10,000 शेयर एप्लीकेशन राइट है, और यहां पर 95 रुपीज करके एक स्टॉक अप्रिशिएशन राइट का 95 रुपीज करके खर्च है। तो 10,000 इंटू 95 9,50,000 रुपीज इमीडिएटली हम खर्चा बुक करेंगे। हाँ, जबकि मैंने आपको समझाया था लाइबिलिटी रीमेजर होते रहता है अंटिल सेटलमेंट। तो अब देखिए आगे जाके हमें एस्टिमेशन लग रहा है कि जो एक्सरसाइज लोग करेंगे, हमें फर्स्ट ईयर में लग रहा है कि 95% लोग एक्सरसाइज करेंगे, सेकंड ईयर में लग रहा है कि 92% लोग एक्सरसाइज करेंगे, थर्ड ईयर में फाइनली 89% लोगों ने एक्सरसाइज किया। और यहाँ पर जो फेयर वैल्यू चेंजेस है ना, ये क्या इसे हम इग्नोर करें? अगर इक्विटी सेटल्ड होता तो हम इसे हम इग्नोर करते, जबकि कैश सेटल्ड है तो इसे हम कंसीडर करेंगे, इसे हम कंसीडर करेंगे क्योंकि कैश सेटल्ड है। और वही मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन कराते समय कराया था, आप देख सकते हो इलस्ट्रेशन 2 में। जबकि ऑप्शन इमीडिएटली वेस्ट हो रहा है इसलिए हम खर्चे को इमीडिएटली दिखाएंगे, इमीडिएटली ग्रांट डेट पे हम खर्चा दिखाएंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वो भी पूरा 1/3 2/3 नहीं, पूरा का पूरा दिखाएंगे क्योंकि ऑप्शन इमीडिएटली वेस्ट हो रहा है। पूरा 9,50,000 का खर्चा दिखाया। हाँ, एवरी ईयर क्या होगा, आपका खर्चा रिवाइज होगा, यानी एस्टिमेशन लायबिलिटी का रिवाइज होगा। जो डिफरेंस है वो एडजस्ट करके पीएल में दिखाएंगे। तो हमने फर्स्ट ईयर एंड में देखा, हमें लग रहा है 95% एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेंगे, पर ये मुझे थोड़ा सा गलत लगता है ऐसे का सॉल्यूशन। पर जब तक ऐसे का ये सॉल्यूशन मैं ऐसे कराऊंगा आपको एग्जाम ओरिएंटेड। 95% एम्प्लॉय हमें लग रहा है एक्सरसाइज करेंगे।
फेयर वैल्यू नया वाला रीमेजर नया वाला फेयर वैल्यू 112 है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा नया खर्चा इतना आता है, जबकि हमने खर्चा तो 9,50,000 दिखाया, खर्चा 10,64,000 आ रहा है। तो जो डिफरेंस है एडिशनल खर्चा ये हम रिकॉग्नाइज कर देंगे, यानी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू एसबीपीएल, और ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पीएल में चला जाएगा। सेकेंड ईयर एंड में भी सेम ऐसा ही होना है, लेकिन सेकेंड ईयर एंड में एक्सेस खर्चा आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, लाइबिलिटी कम हो रहा था, तो लाइबिलिटी कम होगा तो एसबीपीएल डेबिट कर दोगे, एम्प्लॉय बेनिफिट को क्रेडिट कर दोगे, रिवर्स एंट्री हो जाएगा। ऐसे करते करते आप थर्ड ईयर में भी ये एंट्री पास करोगे, और फाइनली आपका लास्ट में जब पेमेंट कर दोगे तो एसबीपीएल टू कैश हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी डिस्चार्ज करोगे ना, सेटलमेंट डेट तक आप रीमेजर करोगे, लास्ट में सेटलमेंट डेट पे आप जब पेमेंट कर दोगे तो एसबीपीएल टू कैश दिखा दोगे, बस बात खत्म। कंक्लूजन ध्यान में रखना है कि इक्विटी का केस में ग्रांट डेट फेयर वैल्यू ही हमेशा रहता है, रीमेजरमेंट नहीं होता है। लाइबिलिटी के केस में, कैश सेटलमेंट के केस में आपका फेयर वैल्यू रीमेजर होते रहता है अंटिल सेटलमेंट, और उसका डिफरेंस पीएल में जाता है। इक्विटी सेटलमेंट में टिल द वेस्टिंग पीरियड जो भी एडजस्टमेंट है पीएल में होगा, आफ्टर वेस्टिंग पीरियड आपका पीएल से नहीं होता है, वो सीधा रिटेन अर्निंग में जाता है। पर कैश सेटलमेंट जब तक सेटलमेंट नहीं करोगे ना, भले वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया, जब तक सेटलमेंट नहीं होगा तब तक का डिफरेंस पीएल में जाएगा, ये फर्क है। यानी कहने का मतलब ये यहां पर मैं लिख सकता हूं, इक्विटी सेटलमेंट में टिल वेस्टिंग पीरियड एडजस्टमेंट किसके साथ करोगे, पीएल के साथ। आफ्टर वेस्टिंग पीरियड टू सेटलमेंट डेट, वेस्टिंग पीरियड से लेकर सेटलमेंट डेट तक का बीच का जो भी रहेगा वो पूरा का पूरा रिटेन अर्निंग में जाता है। रेगुलर क्लास में इसका पूरा डिस्कशन हुआ है। एंड कैश सेटलमेंट में अगर हम बात करें, यहां पर पूरा एंटायर अंटिल सेटलमेंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में ही दिखाते हैं हमेशा। चलिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आया। अब हम एक नया टॉपिक फटाफट से मैं आपको रिवाइज करूंगा। अब ये मजेदार टॉपिक है, डेट इज व्हाट, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन विद कैश ऑल्टरनेटिव। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन विद कैश ऑल्टरनेटिव, इसके थ्योरी को डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पर मैंने नीचे एग्जाम्पल्स के साथ बहुत ही अच्छा से थ्योरी बनाया हुआ है। ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको क्या करूँगा पता है, क्वेश्चन कराऊंगा, एंड क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा फटाफट से, एंड उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो चलिए आप देखिए ना, यहाँ पर इलस्ट्रेशन 3 है, यानी यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली होता है क्या। मान लीजिए मैं एंटिटी हूँ, आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैंने आपको चॉइस दी है, आप एम्प्लॉय हो मेरे, मैंने आपको चॉइस दी है कि आप चाहो तो शेयर्स में सेटलमेंट ले लेना फ्यूचर में जब आप वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, या फिर आप चाहो तो कैश में सेटलमेंट ले लेना। यानी कहने का मतलब, जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन में देखिएगा, एबीसी लिमिटेड ने अपने की मैनेजमेंट पर्सनल यानी एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया है कि वो चाहे तो 1000 शेयर का कैश ले ले, या तो वो 1000 शेयर का कैश ले ले, और या फिर वो 1500 शेयर्स ले ले। लेकिन शेयर्स में क्या है पता है, रेस्ट्रिक्शन है, शेयर्स में रेस्ट्रिक्शन है कि 3 इयर्स तक वो ट्रांसफर नहीं कर सकता मान लीजिए। तो समझिए ना, यहाँ पर अब डिपेंड करते हैं एम्प्लॉय पे कि वो 1000 शेयर्स का कैश लेना चाहेगा, कैश लेगा तो रेडी आ जाएगा, उसके पास रेडी कैश होगा, वो उसका जो चाहे कर सकता है। पर अगर वो शेयर्स लेगा तो शेयर्स में 3 मंथ्स का रेस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो एम्प्लॉय है, जो आप हो, आप या तो 1000 शेयर्स का कैश लोगे तब ये क्या बन जाएगा, कैश सेटल्ड हो जाएगा, और या फिर आप 1500 शेयर्स भी ले सकते हो तब ये क्या बन जाएगा, इक्विटी सेटल्ड बन जाएगा। तो हमें क्या करना होता है यहाँ पर हमें इनिशियली फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना होता है, इक्विटी सेटल्ड का भी और कैश सेटल्ड का भी। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, जब कभी भी विथ रेस्ट्रिक्शन लिखा हुआ रहेगा, विथ रेस्ट्रिक्शन, देखिए कैश सेटल्ड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, मैं आपको कैश दूंगा थोड़ी ना कहूँगा आप खर्चा नहीं कर सकते। इक्विटी सेटल्ड में रेस्ट्रिक्शन में लगा सकता हूँ, तो जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है आप समझ जाने ये इक्विटी सेटल्ड वाला है। मैं ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊँगा क्योंकि रिविजनरी वीडियो है। एंड आगे आप समझ जाना, बाकी जो कुछ भी नहीं लिखा हुआ ग्रांट डेट का, ये दोनों ग्रांट डेट का ही होगा, तो ये कैश सेटल्ड है। तो हमें पता चल गया कि ग्रांट डेट पे 102 रुपीज़ जो है, ग्रांट डेट पे 102 रुपीज़ जो है ये आपका इक्विटी सेटल्ड का है, और कैश सेटल्ड का 113 रुपीज़ है ग्रांट डेट का। और ऑब्वियसली बात है, इक्विटी सेटल्ड पे रेस्ट्रिक्शन है तो उसका फेयर वैल्यू कम होगा, कैश सेटल्ड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो उसका फेयर वैल्यू ज़्यादा होगा। तो हमें पता चल चुका है कि इक्विटी सेटल्ड का जो हम ऑप्शन दे रहे हैं उसका एक शेयर का फेयर वैल्यू 102 है, कैश सेटल्ड का जो हम ऑप्शन दे रहे हैं उसका 1 शेयर का फेयर वैल्यू 113 है। तो आप देखिए इक्विटी सेटल्ड में हम कितना ऑप्शन दे रहे हैं, हम कह रहे हैं आप इक्विटी शेयर ले सकते हो, 1500 शेयर्स हम आपको देंगे इक्विटी सेटलमेंट में, और एक शेयर का फेयर वैल्यू कितना आ रहा है, 102 आ रहा है। या फिर हमने कहा कि आप 1000 शेयर्स ले लीजिए,
1000 शेयर्स का कैश ले लीजिए आप, और कैश सेटल्ड का फेयर वैल्यू कितना 113 है। तो ग्रांट डेट पे हम क्या करते हैं, ग्रांट डेट पे हम फेयर वैल्यू निकालते हैं, इक्विटी सेटल्ड का भी और कैश सेटल्ड का भी फेयर वैल्यू निकालते हैं। अब आपको मैं लेके चलता हूँ यहाँ पर सोल्यूशन की तरफ। देखिए यहाँ पर इलस्ट्रेशन 3 में आप देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इक्विटी सेटल्ड का ऑप्शन का फेयर वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो हम कह रहे हैं इक्विटी सेटल्ड में 15 रेट दिया जाएगा शेयर्स है ना, इंटू 102 जो आपका रेस्ट्रिक्शन वाला फेयर वैल्यू है, 1,53,000 आपका फेयर वैल्यू बनता है। कैसे किस सिचुएशन में, ये इक्विटी सेटल्ड में। और वही कैश सेटल्ड में ये बन रहा है कितना, 1,13,000 का फेयर वैल्यू बन रहा है। हमेशा ध्यान में रखना, लाइबिलिटी को आप कभी इग्नोर कर ही नहीं सकते। जो आपका लाइबिलिटी वो तो पूरा का पूरा दिखाया जाएगा, यानी ये 1,13,000 आपका लाइबिलिटी कंपोनेंट है, इसे पूरा का पूरा दिखाया जाएगा। अब जबकि हम इक्विटी सेटल्ड में हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, देखिए सब ये चाहते हैं कि वो कैश ले ले, रेडी कैश लेना ही चाहेंगे सारे एम्प्लॉय, पर अगर हम उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, एक्स्ट्रा मतलब होता है ना एडवांटेज देंगे, लालच देंगे, तभी तो वो इक्विटी की तरफ भागेंगे। तो ये मानना होता हमारा कि अगर मान लीजिए इसके ऊपर हमारा कोई खर्चा लग रहा है, तो मतलब हम इक्विटी का ऑप्शन दे रहे हैं इसलिए लग रहा है, यानी इक्विटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए तो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, दोनों खर्चा दिखाना वाजिब नहीं है। दो खर्चा क्यों दिखा, क्योंकि दोनों में से तो एक ही लगेगा। और आपका कहना सही रहेगा कि बड़ा वाला खर्चा दिखना चाहिए, यानी ये वाला खर्चा दिखना चाहिए। तो लाइबिलिटी तो हमारा मैक्सिमम इतना ही है, तुम 1,13,000 को लाइबिलिटी मान लेंगे, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा एडिशन जो है उसे हम इक्विटी मान लेते हैं। सो 1,13,000 को ऊपर एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 40,000 आ रहा है ना। 1,53,000 माइनस 1,13,000, 40,000 को हम क्या मानते हैं, इक्विटी मानते हैं। तो यहां पर हमने क्या माना, लाइबिलिटी कंपोनेंट हमारा जो है वो 1,13,000 होगा, इक्विटी कंपोनेंट हमारा 40,000 होगा डिफरेंस। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये कितने बार ऐसा हो सकता है कि 90,000 का, तो हम क्या करेंगे, तब देखिए लाइबिलिटी तो 1,13,000 हो गई, अब इक्विटी तो उससे कम है, तो इक्विटी ऑलरेडी लाइबिलिटी के अंदर हो चुका है, तो फिर आने वाला नहीं। यानी अगर इक्विटी का वैल्यू लाइबिलिटी से कम है तो फिर इक्विटी का कोई वैल्यू दिखेगा नहीं, पर लाइबिलिटी तो पूरा ही आपको दिखाना होता है वैसा। तो लाइबिलिटी हमेशा पूरा ही दिखता है, क्योंकि हमारा ऑब्लिगेशन है टू पे कैश, फ्यूचर में हमारा रिसोर्सेज का आउटफ्लो होने वाला है, तो हम इस तरीके से दिखाते हैं। तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या हुआ, हमें पता चल चुका है कि लाइबिलिटी कंपोनेंट इतने का, इक्विटी कंपोनेंट इतने का। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है, इक्विटी सेटल्ड में ग्रांट डेट फेयर वैल्यू बदलता नहीं है, तो ये 40,000 बदलने वाला नहीं है। पर लाइबिलिटी कंपोनेंट का तो फेयर वैल्यू बदलते रहता है, तो ये बदलते रहेगा आपका यहाँ पर। तो वही नीचे हो रहा है, देखिए इक्विटी सेटल्ड में जो 40,000 है ये बदलने वाला नहीं है। 2 ईयर्स, जबकि आपका यहाँ पर 2 ईयर्स का वेस्टिंग पीरियड है, तो 2 ईयर्स में आपका 20,000 खर्चा इक्विटी का दिख जाएगा, और ये बदलेगा नहीं क्योंकि इक्विटी सेटल्ड है। पर कैश सेटल्ड में तो फेयर वैल्यू जो है वो रीमेजर होता है, आपको दिख रहा होगा रीमेजर होगा हमेशा अंटिल सेटलमेंट। कैश सेटलमेंट में फेयर वैल्यू आपका रीमेजर होते रहता है। तो आपका जो नया फेयर वैल्यू है, जैसे कि फर्स्ट ईयर एंड में हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में 120%, आप देख सकते हो फर्स्ट ईयर में 120% है, सेकंड ईयर में 132% है। तो लाइबिलिटी के केस में तो आपका ये बदलते रहता है, तो इसलिए यहाँ पर बदलते रहा, और हमने क्या किया, रिवाइज खर्चा निकाला। तो फर्स्ट ईयर हमारा खर्चा आया 60,000 नया फेयर वैल्यू के हिसाब से, 1/2 करने पर, 2 ईयर्स के हिसाब से डिवाइड करने पर इतना खर्चा है। नेक्स्ट ईयर रिमेनिंग खर्चा हमारा 72,000 है, तो इस तरीके से हमने खर्चा दिखा दिया। अब कैश सेटल्ड में ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू एसबीपीएल होगा, और वही इक्विटी सेटल्ड में हमें पता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू एसबीपीआर होता है। मतलब यहाँ एसबीपीआर में जो रहता है यहाँ फेयर वैल्यू बदलता नहीं है, और यहाँ फेयर वैल्यू आपका रीमेजर होते रहेगा। तो इस तरीके से एंड में क्या होगा, आपका एंड में आपका एक तो एसबीपीआर का बैलेंस आपको 40,000 इधर दिख रहा है, और इधर एसबीपीएल का बैलेंस 1,32,000 दिख रहा है। अब देखिए एसबीपीएल का बैलेंस 40,000 है, एसबीपीएल का बैलेंस 1,32,000 है। अब एंड में तो एम्प्लॉय या कैश सेटलमेंट चूज करेगा या फिर इक्विटी सेटलमेंट चूज करेगा। और देखिए ऐसे भी जो एसबीपीएल हमारा होगा ना, वो अंटिल रीमेजरमेंट यानी अंटिल सेटलमेंट ये रीमेजर होते रहेगा। तो मान लेते हैं कि सेटलमेंट का डेट तक आपका एसबीपीएल 1,32,000 है। अब अगर हम कैश सेटलमेंट करते हैं तो जो एसबीपीएल में पैसा पड़ा हुआ लाइबिलिटी, उससे पैसा चुका देंगे, बात खत्म। लाइबिलिटी डिस्चार्ज, एसबीपीएल अकाउंट डेबिट टू कैश, हम पैसा दे देंगे कैश सेटलमेंट में, तो कैश ही तो देना है। और जो एसबीपीआर का बैलेंस उसका क्या करेंगे, उससे जनरल रिजर्व यानी रिटेन अर्निंग में डाल देंगे, बात खत्म, है ना। तो कैश सेटलमेंट में सिंपल है, एसबीपीएल को कैश में दे दो, पैसा खत्म कर दो, एसबीपीआर को रिटेन अर्निंग में डाल दो। पर अगर इक्विटी सेटलमेंट होगा तो ऐसा सिचुएशन में ऐसा नहीं कर सकते। इक्विटी सेटलमेंट में आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका एसबीपीएल का बैलेंस है वो एसबीपीआर में ट्रांसफर होगा। क्यों ट्रांसफर होगा, क्योंकि एसबीपीआर हमने ऐसे भी, आपको याद होगा, हमने 1,13,000 के ऊपर ही हमने रखा था जो एसबीपीआर का बैलेंस है। तो इसलिए ऑब्वियसली आप हमेशा ही ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी आप इक्विटी सेटलमेंट करोगे तो एसबीपीएल का जो बैलेंस होगा उसे आप एसबीपीआर में ट्रांसफर करोगे, एसबीपीएल टू एसबीपीआर। फिर एसबीपीआर से आप क्या करोगे, शेयर इशू करोगे, तो नॉमिनल वैल्यू शेयर कैपिटल दिखाओगे, बाकी डिफरेंस सिक्योरिटीज प्रीमियम आप दिखा दोगे। इस तरीके से हम अकाउंटिंग करेंगे। यानी कहने का मतलब ये ओवरऑल यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करोगे, ग्रांट डेट पे
आप सबसे पहले क्या करोगे, ग्रांट डेट पे आपको क्या करना है, फेयर वैल्यू निकालना है इक्विटी और कैश सेटल का। ग्रांट डेट पे दोनों का फेयर वैल्यू ये ग्रांट डेट पे ही निकलेगा, हमेशा ध्यान में रखेगा। फिर लाइबिलिटी कंपोनेंट भी ग्रांट डेट में पता चल जाएगा और इक्विटी कंपोनेंट भी आपको ग्रांट डेट पे पता चल जाएगा, जो ऊपर का डिफरेंस है। अब इक्विटी कंपोनेंट तो बदलने वाला है नहीं, लाइबिलिटी कंपोनेंट आपका बदलते रहेगा। फर्स्ट ईयर एंड में रिवाइज होगा तो एस्टीमेट बदलते रहेगा, बदलते रहेगा। इस तरीके से आपका एसबीपीएल एसबीपीआर का बैलेंस होगा और एसबीपीएल टू कैश और उधर एसबीपीआर रिटेन अर्निंग में। और इक्विटी सेटलमेंट हुआ तो एसबीपीएल से पहले एसबीपीआर में ट्रांसफर करो, फिर एसबीपीआर से शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा चला जाएगा। तो इस तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं, जहां पर शेयर बेस्ड पेमेंट विद कैश ऑल्टरनेटिव होगा, यानी दोनों ऑप्शन है, तो वहां पर हम ऐसा अकाउंटिंग करते हैं। अब मैं आपको लेके चलूंगा थ्योरी की तरफ, थ्योरी की तरफ लेके चलूंगा, जहां पर मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू पूरा एंटायर थ्योरी जो ऊपर में हमने लिखा हुआ है, आप पूरा थ्योरी इसी एग्जांपल में कवर हो जाएगा, आराम से आप समझ सकते हो। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर मैंने रखा 2 पॉइंट। एक तो काउंटर पार्टी के पास चॉइस ऑफ सेटलमेंट हो सकता है, मतलब कैश और इक्विटी दोनों में सेटलमेंट हो सकता है, इसका चॉइस मैंने आपके पास रखा है। एम्प्लॉय या नॉन एम्प्लॉय जो भी आप हो, आपके पास चॉइस रखा है। या फिर दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि इसका चॉइस मेरे पास है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास चॉइस है, आप एम्प्लॉय भी हो सकते हो, आप नॉन एम्प्लॉय भी हो सकते हो। तो जैसे कि हमने देखा था, आपको याद होगा एक डिफरेंस है, एम्प्लॉय के केस में मैंने आपको समझाया था फेयर वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज रिसिप्ट कभी भी हम नहीं लेते, क्योंकि एम्प्लॉय के केस में हम वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हम ले रहे हैं उसका फेयर वैल्यू कितना है। हालांकि सर्विसेज की बात आती है, सर्विसेज में उसका फेयर वैल्यू कितना है। तो इसलिए एम्प्लॉय और नॉन एम्प्लॉय में एक छोटा सा फर्क तो है। तो इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल रखा कि मान लीजिए फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 6 लाख का है, रिसीव्ड हुआ। फेयर वैल्यू ऑफ डेट सेटलमेंट, अगर डेट में सेटल करें, आपके पास चॉइस है, आप डेट में सेटल कराओगे कि इक्विटी में। हमने देखा हम डेट में सेटल करें तो 5,40,000 होगा, अगर हम इक्विटी में सेटल करें तो 6,20,000 होगा। तो एम्प्लॉय के केस में तो मैंने आपको समझाया था कि हम हमेशा इन ऑल केसेस एम्प्लॉय के केस में हम फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिसिप्ट का कोई काम नहीं होता है एम्प्लॉय के केस में, वो हम मेजर नहीं कर सकते। तो आप खुद मुझे बताइए, आप यहां पर करोगे क्या। यहां पर हमें एम्प्लॉय के केस में डेट कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट दोनों निकालना होता है। तो हम कहेंगे ये डेट कंपोनेंट, आपका डेट सेटलमेंट इतने का, इक्विटी सेटलमेंट इतने का है। तो आपको साफ पता चला कि 5,40,000 लाइबिलिटी कंपोनेंट आपका हो गई, और उसके ऊपर का जो डिफरेंस 80,000, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय, उसके ऊपर का 80,000 आपका क्या हो जाएगा, इक्विटी कंपोनेंट हो जाएगा। तो वही जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको कराया था, वैसे हमने एम्प्लॉय में यहाँ पर कर लिया। पर नॉन एम्प्लॉय के केस में आपको ये ध्यान में रखना है, नॉन एम्प्लॉय के केस में हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसिप्ट को। उसके बाद वो नहीं मिलता तब हम फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटल्ड को हम प्रायोरिटी देते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था, है ना। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, जब नॉन एम्प्लॉय की बात आएगी ना, तो ये जो फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिसीव है ना, यही आपका इक्विटी सेटल का फेयर वैल्यू माना जाएगा, ना कि ये वाला, क्योंकि ये सेकंड प्रायोरिटी में आता है। इन केस ऑफ नॉन एम्प्लॉय ये सेकंड प्रायोरिटी में आता है। फर्स्ट प्रायोरिटी में ये आता है फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड, यानी 6 लाख, और इसी को मानेंगे क्या, इक्विटी सेटल मानेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटल हम 6,20,000 यहां मान रहे थे, क्योंकि एम्प्लॉय वाला है, एम्प्लॉय में तो हमेशा ये लिया जाता है। लेकिन इन केस ऑफ नॉन एम्प्लॉय फर्स्ट प्रायोरिटी हम गुड्स एंड सर्विसेज का फेयर वैल्यू को मानते हैं, वही इक्विटी सेटल्ड का फेयर वैल्यू माना जाएगा। तो ये 6 लाख माना जाएगा, यहाँ पर ये वाला ये माना नहीं जाएगा, ये माना जाएगा। अगर ये नहीं होता तो फिर हम इसे कंसिडर करते हैं। तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी के हिसाब से ये 6 लाख इक्विटी सेटल्ड का फेयर वैल्यू होगा, एंड कैश सेटल्ड का तो 5,40,000 आपको दिख ही रहा है यहाँ पर। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं लाइबिलिटी कंपोनेंट हमारा 5,40,000 होगा, और उसके ऊपर का डिफरेंस 60,000 इस बार, क्योंकि दोनों का फर्क जो है 60,000 का, 60,000 ही आपका इक्विटी कंपोनेंट होगा। यानी दोनों में बस एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, दोनों में बस आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इन केस ऑफ एम्प्लॉय फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटल्ड को ही हम पहला प्रायोरिटी देते हैं। इन केस ऑफ नॉन एम्प्लॉय फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटल्ड कौन सा होता है, जो फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप रिसीव करते हो। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था, आपको मैं फिर से याद दिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। ये देखिए नॉन एम्प्लॉय में मैंने आपको बताया था फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी, है ना। तो वही चीज मुझे आपको यहाँ पर आपको रिकैप देना था। चलिए ये मैंने आपको दिया। अब मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास चॉइस ऑफ सेटलमेंट हो, मतलब मैंने आपके पास चॉइस ऑफ सेटलमेंट रखा ही नहीं, तो मेरे पास चॉइस है तो मुझे पता होगा मैं क्या सेटल करूंगा। तो इस बार हम अलग अलग से डेट कंपोनेंट को अलग और इक्विटी कंपोनेंट को अलग नहीं चलाएंगे, मतलब लाइबिलिटी कंपोनेंट अलग और इक्विटी कंपोनेंट अलग नहीं चलाएंगे, हम एक ही ऑप्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता मेरे पास चॉइस है तो मुझे पता होगा। तो मैं इधर इक्विटी ऐसे इक्विटी सेटल्ड अकाउंटिंग करूंगा या फिर मैं ऐसे कैश सेटल्ड अकाउंटिंग करूंगा, मैं दोनों साथ साथ नहीं चलाऊंगा जैसे यहां पर हम चला रहे थे, क्योंकि यहां पर तो चॉइस ऑफ सेटलमेंट काउंटर पार्टी के पास था, तब हमें मजबूरन दोनों चलाना पड़ रहा था, है ना। पर यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर एक ही चलेगा। यहां पर बस मुझे ये देखना होता है
कि मेरे पास चॉइस है, मैं चाहूं तो आपको इक्विटी सेटलमेंट करूंगा, मैं चाहूं तो कैश सेटलमेंट करूंगा। तो मैं देखूंगा कि क्या मेरे कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो नहीं है कि मुझे आपको यहाँ पर कैश देना ही पड़ेगा। अगर मेरा कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तब मैं उसे कैश सेटल्ड अकाउंटिंग करूंगा। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कैसे, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मेरा मर्जी, मैं आपको कैश दूंगा कि शेयर दूंगा, पर मुझे साफ दिख रहा है कि मेरे पे रेस्ट्रिक्शन है कि मैं चाहकर भी आपको शेयर इशू नहीं कर सकता, मुझे कैश ही देना पड़ेगा। या फिर पांच प्रैक्टिस से चलते आ रहा है कि मैं जनरली इसका सेटलमेंट कैश से करता हूं, और या फिर मान लीजिए आप लोग अगर मुझे कैश के डिमांड करते हो तो मैं एक बार में हाँ भर देता हूं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टाइप का कुछ भी अगर मुझे नजर आए तो मैं कहूंगा मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। कैसे, मैं शेयर्स चाहकर भी इशू नहीं कर सकता, लीगल रेस्ट्रिक्शन है। या फिर आप मांगते हो, मैं पिघल जाता हूं, मैं आपको दे देता हूं, है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन है। और जनरली पास प्रैक्टिस से चलते आ रहा है कि मैं आपको जनरली कैश में सेटलमेंट करता हूं, तो ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और ऐसा सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कैश सेटलमेंट अकाउंटिंग करते हैं। अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस हम क्या करते हैं, हम इक्विटी सेटलमेंट अकाउंटिंग करते हैं। अगर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ये तो इक्विटी सेटलमेंट अकाउंटिंग होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना, जैसे यहाँ पर भी मैंने सेम वही सारे डेटा रखे। यहाँ पर आप देखिए, ट्रीट होल अवार्ड एदर एज कैश सेटल्ड और इक्विटी सेटल्ड। आपको एंटायर अवार्ड को ही कैश या इक्विटी सेटल्ड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एम्प्लॉय की बात है, नॉन एम्प्लॉय की बात है। देखिए, अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करता है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी के केस में आपको पता है चाहे एम्प्लॉय हो चाहे नॉन एम्प्लॉय हो, हमेशा हम फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी ही लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मेजर किया जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी में, दोनों जगह पे आप देख लीजिए। अगर कैश सेटल्ड होगा तो फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी लिया जाता है, इन ऑल केसेस ऊपर भी पढ़ाया था। लेकिन अगर हम बात करें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही तो इक्विटी होगा, यहां पर भी इक्विटी होगा, पर इक्विटी का अकाउंटिंग एम्प्लॉय के केस में नॉन एम्प्लॉय के केस में अलग अलग होता है। मैंने कहा था कि इक्विटी सेटल्ड में नॉन एम्प्लॉय में हम हमेशा फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, पर एम्प्लॉय में हमेशा फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटल्ड को दिया जाता है। तो इसलिए नॉन एम्प्लॉय में फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही तो लिया जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो अब देखिए यहाँ पर मेजर होगा 6 लाख रुपीस में, क्योंकि फेयर वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा नॉन एम्प्लॉय में। पर एम्प्लॉय के केस में मेजर होगा 6,20,000, जो कि इक्विटी सेटल, क्योंकि एम्प्लॉय के केस में इसका कोई काम नहीं है, ऊपर वाले का कोई काम नहीं। तो ये बस मुझे आपको समझाना था, मैंने फटाफट से रिवाइज किया। हालांकि रेगुलर क्लासेस में आपको ज़्यादा समझ में आता एंड उपाय नहीं, हम रिवीजन कर रहे हैं तो फटाफट से मैं आपको गो थ्रू करा रहा हूँ। और ऐसे ही मैंने 1-2 लेक्चर और डाले हुए जहाँ पर मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे करे हुए यूट्यूब में डाले हुए। एंड ठीक है, यहाँ पर फिर भी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करा सकूँ। तो चलिए, मैंने कैश सेटल्ड इक्विटी सेटल्ड भी आपको लगभग समझा दिया कि जहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स होगा तो हम क्या करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, डिटरमाइन करेंगे टाइप्स ऑफ कंडीशन, ये डिस्कस हमें करना है इंपॉर्टेंटली। ये डिस्कस करने के बाद हमारा मॉडिफिकेशन कैंसलेशन का डिस्कशन होगा एंड फिर ग्रुप सर्विस पेमेंट प्लान का डिस्कशन होगा। चलिए, सो टाइप्स ऑफ कंडीशंस में बेसिकली जैसे वेस्टिंग कंडीशन और नॉन वेस्टिंग कंडीशंस होते हैं। नॉन वेस्टिंग कंडीशन यानी वहां पर कोई कंडीशन नहीं है, वो इमीडिएटली वेस्ट हो जाता है, हम खर्चा भी इमीडिएटली यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर देते हैं। हाँ, जब तक सेटलमेंट नहीं होता, अगर वो लाइबिलिटी है तो ऐसा सिचुएशन में उसे क्या करते हैं, रीमेजर करते रहते हैं लाइबिलिटी को अंटिल सेटलमेंट, वो सारी चीजें अलग बात है। अब अगर हम वेस्टिंग कंडीशन की बात करें तो वेस्टिंग कंडीशन में 2 टाइप के कंडीशन होते हैं। वेस्टिंग कंडीशन का मतलब ही कि वो ऑप्शन वेस्ट तभी होगा जब कंडीशन से सेटिस्फाई होंगे, यानी वेस्ट होना पड़ेगा कंडीशंस को। तो यहाँ पर सर्विस कंडीशन भी होता है, परफॉर्मेंस कंडीशन भी होता है। मैंने आपको ऑलरेडी सर्विस कंडीशन समझा दिया। मान लीजिए 3 इयर्स का सर्विस करना पड़ेगा एम्प्लॉय को, तभी ऑप्शन वेस्ट होगा। एम्प्लॉय को 5 इयर्स का सर्विस देना पड़ेगा, तभी ऑप्शन वेस्ट होगा। तो ये सारे सर्विस कंडीशंस अभी तक हमने डिस्कस करे, इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी देखे। पर कभी कभी इसके अलावा परफॉर्मेंस कंडीशंस भी होते हैं। परफॉर्मेंस कंडीशंस यानी क्या, यानी मैंने आपको कह दिया कि आपको काम तो करना ही है, लेकिन परफॉर्मेंस कंडीशन अटैच है। मतलब अगर कंपनी का प्रॉफिट 100 लाख क्रॉस करेगा तभी आपको सेट्स मिलेंगे। अगर 100 लाख क्रॉस नहीं किया, भले आपने काम किया हो 3 इयर्स 5 इयर्स, पर फिर भी आपको नहीं मिलेंगे। 100 लाख से प्रॉफिट किसी पर्टिकुलर पीरियड में या ओवर द पीरियड 100 लाख क्रॉस करेगा, 50 लाख, जो भी एक स्पेसिफाइड प्रॉफिट अचीव कर लिया जाएगा, तभी आपको शेयर्स मिलेगा। या कंपनी का ईपीएस जो है, अर्निंग पर शेयर, जो वो इतना हो जाएगा तब आपको शेयर मिलेगा। या फिर कंपनी का शेयर का प्राइस इतना हो जाएगा तब आपको शेयर मिलेगा। यानी अलग अलग परफॉर्मेंस है। वो परफॉर्मेंस कंडीशन इंटरनल परफॉर्मेंस भी हो सकता है, एक्सटर्नल परफॉर्मेंस भी हो सकता है। वो अगर परफॉर्मेंस सेटिस्फाई होंगे तभी आपको शेयर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस कंडीशंस पे 2 टाइप के कंडीशन होते हैं, एक मार्केट रिलेटेड होते हैं, एक नॉन मार्केट रिलेटेड होते हैं। नॉन मार्केट सब समझ ही गए होंगे, ये मार्केट से रिलेटेड ही, नॉन मार्केट यानी इंटरनली रिलेटेड होते हैं। ये इनसाइड द एंटिटी होता है, इंटरनल होता है ये। और अगर हम बात करें मार्केट रिलेटेड, जिसमें एंटिटी का अपना कोई कंट्रोल नहीं होता, मार्केट का कंट्रोल रहता है। जैसे अगर मैं नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन की बात करूं तो ये इंटरनल एक्टिविटीज पे डिपेंडेंट है।
इंटरनल परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट है, इंटरनल ऑपरेशंस पे डिपेंडेंट है। जैसे अगर मान लीजिए एंटिटी ने, मैंने आप एम्प्लॉय को कह दिया कि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट जो है इस साल हमारा अगर 10% गिरता है, प्रोडक्शन का खर्चा हमारा कम लगता है, तब हम आपको सेट्स देंगे। तो उससे क्या होगा, वेस्टेजेस वगैरह कम करेगा एम्प्लॉय, ध्यान रखेगा कि वेस्टेजेस ना हो, लालच में कि उनको शेयर मिलेगा। तो या फिर हमने कह दिया कि हमारा जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट जो है वो इतना अचीव हो जाना चाहिए, हमारा ईपीएस जो वो इतना अचीव हो जाना चाहिए। और ये सारी इंटरनल है, इंटरनली अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो जब कभी भी इंटरनल एक्टिविटीज, इंटरनल ऑपरेशंस की बात होती है तो हम उसे नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन कहते हैं। एंड बाकी सारे क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करने पर पता चल जाएगा कि नॉन मार्केट या मार्केट है। मार्केट रिलेटेड कंडीशन में पूरा एंटायर इंडेक्स 102 में अगर हम बात करें तो एक ही आपको पॉइंट दिखेगा, डेट इज प्राइस ऑफ शेयर। जैसे कि बेसिकली मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट जनरली इंटरनली रिलेटेड होता है, पर प्राइस ऑफ शेयर जनरली शेयर का प्राइस मार्केट ही डिसाइड करता है। क्योंकि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में पी रेशियो लगता है तब प्राइस आता है, और पी रेशियो इंडस्ट्री डिसाइड करता है, मार्केट डिसाइड करता है, कोई एंटिटी डिसाइड नहीं करता है। जितना अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहता है उसके अकॉर्डिंगली मार्केट का टेस्ट के हिसाब से, मार्केट जितना ज्यादा आपको पसंद करेगा उतना ज्यादा आपका पी रेशियो हाई होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपका प्राइस भी उतना ज्यादा होगा। यानी कहने का मतलब है प्राइस ऑफ शेयर जो होता है वो जनरली मार्केट ही डिसाइड करता है। अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी बात करूं तो उनका प्राइस वो खुद नहीं बढ़ा सकते चाहकर भी, वो डिपेंड करेगा कि कंपनी पे, उस कंपनी पे लोगों को भरोसा कितना है। यानी प्राइस ऑफ शेयर जनरली मार्केट सेट करता है। अब देखिए ऐसा होता है कि कितने कंपनी जो है उसका प्रॉफिट, दोनों कंपनी का 100 लाख प्रॉफिट है, पर उनका अगर हम प्राइस ऑफ शेयर निकाले तो दोनों का अलग अलग आएगा, क्योंकि दोनों का पी रेशियो अलग अलग है। तो इसलिए यहां पर जो प्राइस ऑफ शेयर होता है, मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा यहां पर मैं, क्योंकि रिविजनरी वीडियो है। यहां पर प्राइस ऑफ शेयर अगर आपको कभी भी दिखे, आप समझ जाना प्राइस ऑफ शेयर जो होता है मार्केट रिलेटेड होता है, और बाकी प्रॉफिट, ईपीएस वगैरह, प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह ये सब दिखे तो ये नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन होता है। ये जानना बहुत जरूरी कि मार्केट रिलेटेड कंडीशन है या नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन है, क्योंकि अगर आप ये पता नहीं कर पाओगे तो आपका अकाउंटिंग गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अकाउंटिंग अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं सबसे पहले आपको नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन की बात करूं, मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि आप मेरी कंपनी में 3 इयर्स काम कीजिएगा और हमारी कंपनी का प्रॉफिट 100 लाख क्रॉस कर जाना चाहिए तो हम आपको शेयर्स देंगे। तो यहां पर तो मैंने साफ साफ आपको कह दिया कि आप मेरी कंपनी में 3 इयर्स काम कीजिए, बस बात खत्म। तो खर्चा जो भी होगा हमारा वो 3 इयर्स में बढ़ जाएगा, वेस्टिंग पीरियड हमारा 3 इयर्स होगा, यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है मैं आपको कहूं कि 3 इयर्स 4 इयर्स मतलब नहीं है, आप हमारी कंपनी में तब तक काम कीजिएगा, आप हमारी कंपनी में तब तक काम कीजिएगा जब तक हमारी कंपनी का प्रॉफिट 100 लाख क्रॉस ना कर जाए। जब हमारी कंपनी का प्रॉफिट 100 लाख क्रॉस कर जाएगा उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे फॉर द शेयर्स, उसके बाद आप काम छोड़ के जा सकते हो। तो यहां पर ऐसा नहीं कि कोई फिक्स्ड वेस्टिंग पीरियड है। वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर भी हो सकता है, 2 इयर्स भी हो सकता है, 3 इयर्स भी हो सकता है, 5 इयर्स भी हो सकता है, 6 इयर्स भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये कह दिया कि आप हमारी कंपनी में तब तक काम करेगा जब तक हमारी कंपनी का जो स्पेसिफाइड प्रॉफिट वगैरह वो इतना अचीव ना हो जाए। जब तक अचीव ना हो जाए तब तक आपको काम करना है। तो यहां पर अब हम खर्चा जो एवरी रिकॉग्नाइज करेंगे वो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होता है, इनिशियली ग्रांट डेट पे हमें वेस्टिंग पीरियड एस्टिमेट करना होगा। यानी हम अपने पास एक्सपीरियंस के हिसाब से हम क्या करते हैं, ग्रांट डेट में वेस्टिंग पीरियड एस्टिमेट करते हैं। तो मैंने एस्टिमेशन किया कि चलो ठीक है, आपको नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन है और मैंने कहा कि प्रॉफिट, मुझे लगता है कि मेरा कंपनी का प्रॉफिट 4 इयर्स में अचीव हो जाएगा। तो जबकि वेस्टिंग पीरियड फिक्स नहीं है, पर फिर भी मैंने एक एस्टिमेशन कर लिया 4 ईयर से। अब 1 ईयर के बाद ऐसा भी हो सकता है कि मुझे नया इन्फॉर्मेशन मिले हमारे परफॉर्मेंस वगैरह के हिसाब से, मुझे लगता है कि नहीं हमारा वेस्टिंग पीरियड 5 इयर्स होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है मुझे लगता है कि नहीं हमारा वेस्टिंग पीरियड 3 इयर्स होगा। तो सबसेक्वेंटली हम रिवाइज भी कर सकते हैं। मतलब इन केस ऑफ नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन, अगर मैं नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन की बात करूं तो नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन में आप इनिशियली वेस्टिंग पीरियड तो एस्टिमेट करोगे अगर फिक्स्ड वेस्टिंग पीरियड नहीं है, बाद में सब्सिक्वेंटली लेटर ऑन आपका वेस्टिंग पीरियड रिवाइज भी हो सकता है। आप लेटर ऑन चेंज भी कर सकते हो, अगर आपको नया इंफॉर्मेशन मिले तो चेंज करना अलाउड है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं मार्केट रिलेटेड कंडीशन की बात करूं तो ऑब्वियसली बात है, अगर इसका एग्जांपल मैं आपको, तो मैंने आपको कह दिया कि आप हमारी कंपनी में 3 इयर्स काम कीजिए और हमारी कंपनी का शेयर प्राइस 70 रुपीज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर तो 3 इयर्स काम करने का आपको रिक्वायरमेंट रखा, तो 3 इयर्स में खर्चा बुकों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अगर आपको ये कह दूं आप हमारी कंपनी में तब तक काम कीजिएगा जब तक हमारी कंपनी का शेयर प्राइस 70 रुपीज ना हो जाए, तो यहाँ पर तो फिक्स्ड वेस्टिंग पीरियड नहीं है, पता नहीं कितना टाइम लगे, जब तक आपका शेयर प्राइस 70 रुपीज क्रॉस नहीं कर जाता है तब तक आपको हमारी कंपनी में काम करना है। तो ऐसा सिचुएशन में हम ग्रांट डेट पे हम एस्टिमेट करेंगे, अपने पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह से हम एस्टिमेट करेंगे कि कितना हमारा वेस्टिंग पीरियड होगा। मैंने एस्टिमेट किया कि 4 इयर्स का हमारा वेस्टिंग पीरियड होगा, कितना, 4 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड होगा, मैंने एस्टिमेट किया। अब लेटर ऑन फर्स्ट ईयर में मुझे लगा कि नहीं 5 इयर्स लग जाएगा, मुझे लग रहा नहीं 3 इयर्स लग जाएगा।
पर मैं आपको बता दूं मार्केट रिलेटेड कंडीशन में अलाउड नहीं है, यानी मार्केट रिलेटेड कंडीशन में वेस्टिंग पीरियड रिवाइज करना अलाउड नहीं है, लेकिन नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन में वेस्टिंग पीरियड रिवाइज करना अलाउड है, यानी आप लेटर ऑन वेस्टिंग पीरियड को रिवाइज कर सकते हो, पर मार्केट रिलेटेड कंडीशन में वेस्टिंग पीरियड रिवाइज नहीं होगा। हाँ, अगर एम्प्लॉय टर्नओवर की बात आती है, एम्प्लॉय का चेंज हर दोनों जगह अलाउड है, एम्प्लॉय का चेंज वगैरह तो हम हमेशा अलाउड करते हैं, बस एक ही चीज अलाउड नहीं है, दैट इज वेस्टिंग पीरियड। क्योंकि इनिशियली हमने वेस्टिंग पीरियड क्या किया, एस्टिमेशन किया, दिया हुआ नहीं था वेस्टिंग पीरियड कितना है, हमने एस्टिमेशन किया, तो जो एस्टिमेशन आपने किया है ना, वो एस्टिमेशन मार्केट रिलेटेड कंडीशन में रिवाइज नहीं होगा आपका। ऐसा हो सकता है कि मैंने सोचा था कि 4 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड लगेगा, मेरे बात ध्यान से सुनिए, मैंने क्या सोचा था, 4 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड लगेगा, मैंने एस्टिमेट किया मार्केट रिलेटेड कंडीशन में। अब फर्स्ट ईयर में मुझे लग रहा है कि नहीं 3 इयर्स में सेटिस्फाई हो जाएगा, तो क्या मैं फर्स्ट ईयर में 3 इयर्स के हिसाब से खर्चा बुक करूँ, नहीं, मैं 4 इयर्स ओरिजिनली जो आपने एस्टिमेट किया था 4 इयर्स, उसके हिसाब से मैं खर्चा करूंगा, बुक करूंगा, मतलब मैं एस्टिमेट को रिवीजन नहीं कर सकता मार्केट रिलेटेड में। सेकेंडरी में मुझे लगा कि नहीं मेरा 5 इयर्स होगा, मुझे लग रहा है, तो क्या मैं रिवीजन कर सकता हूं, मैं कभी रिवीजन नहीं कर सकता एस्टिमेट को। लेकिन सोचिए ना 3 इयर्स के एंड में रियल में 70 रुपीज क्रॉस कर गया, तो इस बार एस्टिमेशन ही एक्चुअल हो गया, इस बार एस्टिमेशन ही वो एक्चुअल हो गया, एक्चुअल हो गया, अब तो 3 इयर्स में खत्म कहानी, अब आगे एम्प्लॉय काम करे नहीं करे मैटर नहीं करता, तो 3 इयर्स के एंड में जितना रिमेनिंग खर्चा बुक कर रहा है सारा का सारा कर दोगे। अब ये नहीं कह सकते सर आप ही ने तो मना किया था कि इनिशियली आपने 4 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड कहा था, अभी 3 इयर्स में आप चैप्टर को क्लोज करो, क्योंकि 3 इयर्स के एंड में एक्चुअल में 70 रुपीज क्रॉस कर गया। यहां पर हम एस्टिमेट नहीं कर रहे, रिवाइज नहीं कर रहे एस्टिमेट को, यहां पर एक्चुअली 3 इयर्स में वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो गया आपका। तो अगर एस्टिमेशन की बात आएगी, सबसेक्वेंटली मार्केट रिलेटेड कंडीशन में एस्टिमेशन रिवीजन अलाउड नहीं है, पर अगर एक्चुअल में हो जाए तब तो ठीक है, एक्चुअल में हो ही गया, यहां पर तो एस्टिमेशन की बात ही नहीं आ रही है। जैसे मान लीजिए 100 रुपीज खर्चा बुक करना था 4 इयर्स में, हमने सोचा 25 25 25 25 बुक कर लेंगे खर्चा, फर्स्ट ईयर में 25 खर्चा बुक कर लिया, सेकंड ईयर में 25 खर्चा बुक कर लिया, सेकंड ईयर में लगा भी था 3 इयर्स पर, फिर भी हम नहीं मान सकते, हम एस्टिमेशन को रिवाइज नहीं कर सकते, हमने 25 भी खर्चा बुक किया। थर्ड ईयर में क्या हुआ, एक्चुअल में 70 क्रॉस कर गया, अब एस्टिमेशन थोड़ी ना है, तो थर्ड ईयर में तो एक्चुअल में कहानी खत्म, अब आगे एम्प्लॉय काम करे नहीं करे वो उनका मर्जी है। तो थर्ड ईयर में हम रिमेनिंग जितना खर्चा हमारा बचता है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का मिला के, थर्ड ईयर में पूरा का पूरा 50 रुपीज हम खर्चा बुक कर देंगे, क्योंकि थर्ड ईयर में वेस्टिंग कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। तो अल्टीमेटली मुझे दोनों में यही समझाना था, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करोगे नॉन मार्केट है या मार्केट है, ये आइडेंटिफाई करोगे। अगर नॉन मार्केट रिलेटेड है तो सबसेक्वेंटली भी वेस्टिंग पीरियड को रिवाइज कर सकते हो आप आराम से, जितना मन करे करो आप, लेकिन मार्केट रिलेटेड में आप रिवाइज नहीं कर सकते। एक्चुअल में हो गया तब तो बात है, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो वही मुझे आपको यहाँ पर समझाना था, इतना सा कंसेप्ट ही आपका है जो आपको मार्केट रिलेटेड नॉन मार्केट रिलेटेड में ध्यान में रखना है। अब आगे मैं एक क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। एक अच्छा सा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए आप, टेस्ट योर नॉलेज में क्वेश्चन है। हाँ देखिए अब टेस्ट योर नॉलेज में क्वेश्चन है, जहां पर बता दिया एम्प्लॉइज 100 है, फेयर वैल्यू ग्रांटेड का 25 है, मार्केट रिलेटेड कंडीशन दिया कि प्राइस जो है 30 रुपीज तक हो जाना चाहिए, ये मार्केट रिलेटेड कंडीशन है। हमने एस्टिमेट किया कि वेस्टिंग पीरियड 4 इयर्स का होगा, 4 इयर्स लग जाएगा कंडीशन को सेटिस्फाई करने में। तो हम क्या करेंगे, जो भी खर्चा होगा 4 इयर्स में डिवाइड करेंगे, तो 2500 जो है टोटल खर्चा ये 4 इयर्स में डिवाइड होगा, 625 625 625 करके आपका खर्चा बुक होते जाएगा। अब क्या रिवीजन अलाउड है, नहीं, रिवीजन लेटर ऑन अलाउड नहीं। अब मान लीजिए मार्केट कंडीशन फुलफिल्ड हुआ 5 ईयर में, तो भी क्या हुआ, फर्स्ट 4 इयर्स हमने एस्टिमेशन किया, फर्स्ट 4 इयर्स में हम खर्चा बुक कर देंगे, फिफ्थ ईयर में खर्चा बुक नहीं होगा, क्योंकि एस्टिमेट तो रिवाइज होगा नहीं आपका, है ना। और लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट कंडीशन थर्ड ईयर में फुलफिल हो गया, तो फर्स्ट ईयर में तो 625 हम दिखाएंगे, क्योंकि हम रिवीजन को री एस्टिमेट नहीं कर सकते, हम रिवीजन नहीं कर सकते, सॉरी एस्टिमेट को रिवीजन नहीं कर सकते, रिवाइज नहीं कर सकते। फर्स्ट ईयर में 625 भी हम दिखाएंगे, सेकंड ईयर में भी हमने पता किया कि 3 इयर्स ही लगेंगे, पर फिर भी एस्टिमेट को रिवाइज नहीं किया जा सकता, सेकंड ईयर में भी 625 होगा। पर थर्ड ईयर में एक्चुअल में कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो ये तो एक्चुअल है, रिवीजन ऑफ एस्टिमेट थोड़े ना। एक्चुअल में हो गया तो मतलब जो भी खर्चा बचेगा सारा का सारा, यानी 1250 पूरा का पूरा थर्ड ईयर में आप दिखा दोगे, क्योंकि एक्चुअल में हैपन हो चुका है ना। तो हम पूरा का पूरा बचा कुचा खर्चा यहाँ पर हम दिखा देंगे। वही चीज बस आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है मार्केट रिलेटेड कंडीशन में। हालांकि जैसे मैंने आपको समझा नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन में तो ऐसा कुछ है नहीं, एंड मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर। एंड अगर मैं एक और कुछ देखूँ क्वेश्चन यहाँ पर है अगर ढंग का, चलिए यहाँ पर तो दिख नहीं रहा। हाँ यहाँ पर देखिए इलस्ट्रेशन 8 नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन है, तो नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन में आपको अलाउड होता है सबसेक्वेंटली रिवाइज करना। तो आप देखिए फर्स्ट ईयर में जो खर्चा था यहाँ पर दिखा दिया गया था,
फर्स्ट ईयर में खर्चा जो है पूरा दिखा दिया गया था, पर सेकेंड ईयर में रियलाइज हुआ कि कोई खर्चा ये वेस्ट नहीं होगा, तो सेकेंड ईयर में पूरा का पूरा खर्चा रिवर्स कर दिया गया, फिर थर्ड में वेस्ट हो गया तो पूरा का पूरा खर्चा दिखा दिया। यानी यहाँ पर रिवीजन अलाउड होता है नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन में, लेकिन मार्केट रिलेटेड कंडीशन में रिवीजन अलाउड नहीं होता। एक्चुअल में हो गया तो बात अलग है ना। चलिए, तो हमने ये समझ लिया अच्छी तरीके से, मार्केट रिलेटेड कंडीशन भी मैंने आपको फटाफट से रिवाइज करा दिया। अब मैं आपके साथ बात करूंगा मॉडिफिकेशन कैंसलेशन के बारे में। मॉडिफिकेशन और कैंसलेशन हम फटाफट से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट हम मॉडिफिकेशन भी बहुत सिंपल है, मॉडिफिकेशन फिर कैंसलेशन एंड सेटलमेंट डिस्कस करेंगे। मॉडिफिकेशन में क्या होता है, कितनी बार ऑप्शन जो होता है, हमने ग्रांट डेट पे मैंने आपको कोई ऑप्शन दिया, अब बाद में वो ऑप्शन एकदम बेकार हो गया, अट्रैक्टिव नहीं रहा, तो उसके चलते तो अब आगे काम नहीं करोगे। तो ऐसा सिचुएशन में कितने बार क्या होता है, एंटिटी जो है उस ऑप्शन को मॉडिफाई करके और खर्चा उठाता है अपना एक्स्ट्रा से, ताकि एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए। तो वहां पर मॉडिफिकेशन प्लान में अगर मॉडिफिकेशन किया जाता है तो उससे रिलेटेड खर्चा होता है, तो वो खर्चा फिर से हमें दिखाना होता है। तो इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ओवरऑल इसका अकाउंटिंग एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, आराम से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, मैं यहाँ पर आपको लेके चलूंगा मॉडिफिकेशन का एक क्वेश्चन पे, डेट इज क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा मुझे देख लेने दीजिए। हाँ, इलस्ट्रेशन 10 पे, ये मैं एक बार रब कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब इलस्ट्रेशन 10 में अगर आप देखोगे, इलस्ट्रेशन 10 में एक्जैक्टली हुआ क्या, 1000 एम्प्लॉइज को 150 शेयर ऑप्शन ग्रांट किया गया था, और ग्रांट डेट फेयर वैल्यू था 129 रुपीज यहाँ पर। तो हमें अकाउंटिंग तो अच्छी तरीके से आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 129 रुपीज हम मानेंगे हमारा खर्चा है, क्योंकि इनिशियली ग्रांट डेट पे हमने देखा कि अगर हम किसी और को ये ऑप्शन देते, बेचते, आप एम्प्लॉय आपको हम फ्री में दे रहे हैं, किसी और को ये ऑप्शन देते तो हमें प्रीमियम मिलता 129 रुपीज, पर वो 129 रुपीज तो हमें आपसे मिल नहीं रहे, तो बदले में हमें आपसे सर्विस तो मिल रहा है। तो ये 129 रुपीज जो मुझे आपसे बदले में सर्विस मिलेगा, तो इसका खर्चा मैं दिखाऊंगा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में। अगर 3 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड है, हाँ यहाँ पर 3 इयर्स का ही वेस्टिंग पीरियड है जहां तक मुझे याद है, तो हाँ 3 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड है, तो 3 इयर्स में खर्चा दिखाऊंगा मैं यहाँ पर। 3 इयर्स में ऑब्वियसली बात है ये खर्चा दिखाई देगा। अब ग्रांट डेट पे जैसे मैंने आपको ये ऑप्शन ग्रांट किया, वैसे मेरा 129 रुपीज का नुकसान हो गया है, और 129 रुपीज का खर्चा दिखेगा। अब फिर बाद में क्या हुआ आपको पता है, ईयर 1 में, यानी 1 साल बीत चुका, ईयर 1 में आपको पता है जो 129 का ऑप्शन था ना, मान लीजिए ये ऑप्शन मैंने आपको दिया, ये ऑप्शन मैंने आपको दिया कि फ्यूचर में आप काम कीजिए, शेयर्स आपका हो जाएगा। ये ऑप्शन जब मैंने आपको दिया, इसका फेयर वैल्यू 129 रुपीज था, मैं किसी और को बेच के 129 रुपीज अपने पास ला सकता था, पर मैंने ये आपको पकड़ा दिया फ्री में, बदले में आप मुझे 3 इयर्स का सर्विस दोगे, बस बात खत्म। अब ये आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। पर आपको पता, फर्स्ट ईयर के एंड में इस ऑप्शन का फेयर वैल्यू 50 रुपीज हो गया। आपका दिमाग खराब हो गया, आप पागल हो गए, आप बोल रहे हो कि यार क्या किया एंटिटी, अब तो ये ऑप्शन से 50 रुपीज का भाव है, कचरे का भाव है, इसके चलते आप हमसे और 2 साल काम कराओगे, सेकंड ईयर थर्ड ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में इसका फेयर वैल्यू 50 रुपीज हो गया। अब आपको पसंद नहीं आ रहा, आपको रास नहीं आ रहा, आप आए और मेरे मुंह पे फेंक के चले गए, सीधा मेरे मुंह पे फेंका, बात खत्म, सीधा मेरे मुंह पे फेंक के चले गए। तो मेरे मुंह पे जब आप फेंक के गए सीधा इसको ऑप्शन को, अब मैं टेंशन में हूं कि आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर तो काम नहीं करोगे। अब मेरी बात सुनिए, अब क्या मैं इस ऑप्शन को मार्केट में बेच सकता हूं, चलिए ठीक है आप नहीं करोगे, भाड़ में जाओ, आप काम नहीं करोगे, भाड़ में जाओ। क्या मैं इस ऑप्शन को मार्केट में बेच सकता हूं, यस मैं इसे बेच सकता हूं। कितने में बेच सकता हूं, मैं इसे 50 रुपीज में बेच सकता हूं, क्योंकि फर्स्ट ईयर एंड में इस ऑप्शन का फेयर वैल्यू 50 रुपीज है। पर मेरे अंदर दया, करुणा, ममता सब कुछ है, मैंने क्या सोचा, नहीं आपके साथ दगाबाजी नहीं करूंगा, आप आगे हमारी कंपनी को सर्विस भी दोगे, हम आपके साथ आगे दगाबाजी नहीं करेंगे। तो मैंने इसको रीप्राइसिंग किया, इस ऑप्शन को रीप्राइसिंग करके इसको मैंने 80 रुपीज का बना दिया। आप देखिए, रीप्राइसिंग के बाद इसको 80 रुपीज का बना दिया मैंने। तो ये था कितने का, 50 रुपीज का था, मार्केट में बेचता तो मुझे कितना मिलता, 50 रुपीज मिलता। अब मैं इसे बेचने को जाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, रीप्राइसिंग के बाद 80 रुपीज मिलेगा। तो क्या मैंने 30 रुपीज का बेनिफिट आपको दिया, 50 रुपीज का ऑप्शन। देखिए आपका नसीब, ये 300 होता तो थोड़े ना मेरे पास आते, ये तो आपका नसीब है, इसका 200 हो 300 हो जो भी हो। मैंने तो जब आपको बेचा, जब मैंने आपको ग्रांट किया था 129 का था, मेरे 129 का लॉस उठाया। आप मानो या ना मानो, मेरा तो 129 का लॉस उसी दिन हो गया था जिससे मैंने आपको ग्रांट किया था, क्योंकि किसी और को बेचता तो 129 मिल जाता, वो थोड़े ना मेरे मुंह पे मार सकता था। मारने से मारो, क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो 129 का प्रीमियम आ चुका रहता, पर आपके यहाँ पर तो आया नहीं। तो मेरा 129 का तो जो खर्चा है उसे मैं रिकॉग्नाइज करूंगा ही, वो तो रहेगा ही मेरा, अनलेस पूरा प्लान कैंसिल हो जाए, बात अलग है। अभी तक प्लान तो कैंसिल नहीं हुआ, मॉडिफाई हो रहा है, तो 129 का खर्चा तो रिकॉग्नाइज होगा। अब ये 50 रुपीज फर्स्ट ईयर के एंड में था, मैंने इसको मॉडिफाई नहीं किया होता तो 129 का खर्चा रिकॉग्नाइज होता जैसे होते आ रहा है।
पर मैंने इसको मॉडिफाई करके 50 का 80 रुपीज बना दिया। तो 30 रुपीज का जो मेरा खर्चा है वो मैं खर्चा क्यों उठा रहा हूं, ताकि आप सेकंड ईयर और थर्ड ईयर मेरी कंपनी में काम करो, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में मॉडिफाई हो रहा है। तो ये 30 रुपीज का एक्स्ट्रा खर्चा है जो कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में रिकॉग्नाइज होगा। यानी अल्टीमेटली यहां पर आपको पता है क्या होगा, जो 129 का खर्चा है वो तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में रिकॉग्नाइज हो गई, इस पे तो कोई रोक ही नहीं, ये नॉर्मल वे में अपने रिकॉग्नाइज हो गई। साथ ही साथ मॉडिफिकेशन की वजह से जो एडिशनल 30 रुपीज का खर्चा है वो भी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर यानी 2 ईयर्स में रिकॉग्नाइज होगा, क्योंकि मॉडिफिकेशन का फायदा हमें सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में 2 ईयर्स में मिलेगा, उसका भी हम खर्चा रिकॉग्नाइज करेंगे। तो यहां पर इलस्ट्रेशन 10 को अगर मैं लेके चलूं आपको सोल्यूशन की तरफ, इलस्ट्रेशन 10 में आपको सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं एंड वहां पर मैं आपको फटाफट से क्वेश्चन करा दूंगा। चलिए ये रहा इलस्ट्रेशन 10। तो आपको मैं यही बता देता हूं कि मान लीजिए फर्स्ट ईयर के एंड में हुआ क्या। फर्स्ट ईयर के एंड में नॉर्मल हम बात करेंगे 1000 एम्प्लॉइज थे, 35 फर्स्ट ईयर के एंड में छोड़ के गए, एक्चुअल दिया हुआ वहां पर डेटा, और हमें एस्टिमेट लग रहा है कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर मिला के 60 और छोड़ के जाएंगे। तो इतना हमारा हमें लगता है कि इतने यानी कितने हो गए 95 ना, यानी हमें लग रहा है 905 एम्प्लॉइज ही जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। उसका 129 रुपीज करके हमने खर्चा बुक किया, टोटल खर्चा हमारा बुक हुआ, और इसका 1/3 हमने फर्स्ट ईयर में खर्चा दिखा दिया, बात खत्म। अब सेकंड ईयर में क्या होगा, सेकंड ईयर में हम नॉर्मल बात करेंगे। नॉर्मल हमें पता चला 35 छोड़ के गए फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर का भी एक्चुअल डेटा मिल गया, पता चला 30 छोड़ के गए, और एस्टीमेट थर्ड ईयर का लग रहा है 36 छोड़ के जाएंगे। ये नया इन्फॉर्मेशन हमें मिला, तो नया इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 129 का खर्चा हम बुक कर देंगे। 129 ग्रांटेड फेयर वैल्यू बदलता नहीं है, 129 का खर्चा हम बुक कर देंगे, इतना टोटल खर्चा हुआ। लेकिन जबकि सेकंड ईयर के एंड में तो डिवाइड बाय 3 × 2 करके एक्यूमुलेट कर लेंगे 2 ईयर्स का माइनस फर्स्ट ईयर का खर्चा दिखा देंगे, आपको पता है, तो हम खर्चा रिकॉग्नाइज कर देंगे। अब सेकंड ईयर में मॉडिफिकेशन को एक बार भूल जाओ। थर्ड ईयर में भी हम क्या करेंगे, थर्ड ईयर में भी हमारे जो एम्प्लॉय एक्चुअल में कितने सेटिस्फाई करे, 3 साल में कितने एम्प्लॉय छोड़ के गए, थर्ड ईयर के एंड में पता चल जाएगा। थर्ड ईयर के एंड में एक्चुअल डेटा होगा थर्ड ईयर का भी, और जो कि क्वेश्चन में यहां पर साफ साफ दिया हुआ है। देखिए 39 एम्प्लॉयज छोड़ के गया, सेकंड ईयर में 30 छोड़ के गया, फर्स्ट ईयर में 35 छोड़ के गए। तो यहाँ पर थर्ड ईयर के एंड में तो तीनों साल का एक्चुअल मिलेगा, ये एक्चुअल मिला, टोटल खर्चा पता चला इतना होगा, डिवाइड बाय 3 × 3 करके एक्यूमुलेट कर लिया 3 ईयर्स का, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का खर्चा माइनस का टोटल एक्सपेंस थर्ड ईयर का आ गया हमारा। तो नॉर्मल के हिसाब से तो हमारा खर्चा आ गया, फर्स्ट ईयर का ये रहा, सेकंड ईयर का ये रहा, और थर्ड ईयर का ये रहा। ये नॉर्मल वे में होना है, जैसे होता है वैसे होना है, बस एक्स्ट्रा से मॉडिफिकेशन इंक्लूड हो जाएगा। तो मॉडिफिकेशन जो इंक्लूड हो रहा था फर्स्ट ईयर में नहीं, फर्स्ट ईयर में तो ग्रांट किया मॉडिफिकेशन, तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में खर्चा बुक होगा। कितने सालों में, 2 सालों में। तो एम्प्लॉइज तो वही रहेंगे जो सेकंड ईयर में यहाँ पर वही एम्प्लॉइज रहेंगे, उतने एम्प्लॉय को तो मॉडिफिकेशन का फायदा मिलेगा। तो वही एम्प्लॉय देखिए सेम है दोनों का, 150 ऑप्शन भी सेम है, बस यहाँ पर 30 रुपीज एक्स्ट्रा से आ गया, क्योंकि 50 रुपीज को 80 रुपीज बनाया। तो इतना खर्चा, अब ये खर्चा का फायदा हम 2 साल लेंगे, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, तो डिवाइड बाय 2 ईयर्स करके सेकंड ईयर में हाफ हमने खर्चा दिखा दिया सेकंड ईयर में, और टोटल दोनों का मिला के ये खर्चा हमारा आ गया, दिखा दिया हमने। अब क्या होगा, थर्ड ईयर के एंड में भी सेम वही, जो नया एम्प्लॉय में रिवीजन आएगा तो टोटल खर्चे में भी रिवीजन आएगा। अब ये तो लास्ट ईयर है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर में जो हमारा टोटल खर्चा इतना रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ये वाला फर्स्ट ईयर में हमने इतना रिकॉग्नाइज कर दिया था, तो रिमेनिंग हम इतना कर देंगे। ये कौन सा है आपका, जो सेकंड ईयर जो था जिसमें पहली बार आपने खर्चा रिकॉग्नाइज किया था, ये वाला मॉडिफिकेशन वाला। तो बस वही, यानी कहने का मतलब ये आपको क्या करना चाहिए पता है, यहाँ पर मॉडिफिकेशन के केस में नॉर्मल का अलग से अकाउंटिंग कर लीजिए, नॉर्मल का मॉडिफिकेशन से लेना देना नहीं, मॉडिफिकेशन का नॉर्मल से लेना देना नहीं, बस फर्क इतना, नॉर्मल में 3 इयर्स में होगा खर्चा डिवाइड, और मॉडिफिकेशन में सेकंड ईयर और थर्ड ईयर 2 ईयर में खर्चा डिवाइड होगा, बाकी सारा अकाउंटिंग सब कुछ सेम है। तो उम्मीद है आपको मॉडिफिकेशन समझ में। अब यही नोट्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए, अगर एंटिटी मॉडिफाई करता है अवार्ड को, इसे एटलीस्ट जो ओरिजिनल अवार्ड का कॉस्ट है वो तो इसे खर्चा दिखाना पड़ेगा, एज इफ की अवार्ड मॉडिफाइड ही नहीं हुआ। तो ओरिजिनल वाला जो 129 है वो तो खर्चा पूरा रिकॉग्नाइज होगा ही आपका 3 सालों में। अगर मॉडिफिकेशन से फेयर वैल्यू ऑफ द अवार्ड इंक्रीज होता है, जैसे हुआ था 50 को 80 बना दिया गया था, तो 30 से अवार्ड इंक्रीज हुआ था, तो ये खर्चा भी हम एडिशनल कॉस्ट दिखाएंगे ओवर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड, जो कि 2 ईयर्स ही बचाते हैं यहाँ पर, तो इसमें हम दिखाएंगे, बस बात खत्म। तो मैंने मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन भी फटाफट से आपको रिवाइज करा दिया, टाइम कम है, शॉर्ट टाइम में हमें करना है। अब हम क्या करेंगे, कैंसलेशन का क्वेश्चन भी एक है, मैं कैंसलेशन भी रिविजन आपको एक क्वेश्चन से कराऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा। तो चलिए कैंसलेशन का भी क्वेश्चन में हम आते हैं फटाफट से, यहाँ पर भी देख लेता हूँ मैं कैंसलेशन का जो क्वेश्चन आएगा आपका। रुक जाइए, हाँ ये ना कैंसलेशन का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था पूरा, इस एक्सप्लेनेशन से भी मैं आपको समझा सकता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं कैंसलेशन आपको ऐसा समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि आप मेरी कंपनी में 4 इयर्स काम कीजिए,
मैं आपको शेयर्स दूंगा, 4 ईयर्स काम कीजिए। और ग्रांट डेट में मैंने देखा कि ऑप्शन का फेयर वैल्यू 4 लाख रुपीज है, तो मैं क्या करूंगा, 4 ईयर्स में मुझे खर्चा दिखाना है। फर्स्ट ईयर में 1 लाख खर्चा दिखाऊंगा, सेकंड ईयर में 1 लाख खर्चा दिखाऊंगा, थर्ड ईयर में 1 लाख खर्चा दिखाऊंगा, फोर्थ ईयर में 1 लाख खर्चा दिखाऊंगा। अब वैसे ही मैंने किया, मैंने फर्स्ट ईयर में 1 लाख का खर्चा दिखाना है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में 1 लाख का खर्चा दिखाना है। रियल में ये देखिए, मैंने फर्स्ट ईयर में 1 लाख का खर्चा दिखा दिया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू SBPR मैंने खर्चा दिखा दिया 1 लाख रुपीज। सेकंड ईयर में भी मैंने खर्चा दिखा दिया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू SBPR 1 लाख रुपीज दिखा दिया। तो पहले 2 साल में तो 1 लाख का खर्चा दिखाया। अब पता है क्या हुआ आपको, थर्ड ईयर में एंटिटी ने प्लान को ही कैंसिल कर दिया। अब मेरी बात समझिए, एंटिटी प्लान को जब कैंसिल करता है तो ऐसे कुछ कैंसिल रियल में होता नहीं है, कैंसिल के साथ सेटलमेंट भी होता है जनरली। रियल में कोई कैंसिल बोल के नहीं होता, उसके साथ सेटलमेंट भी होता है जनरली, उन्हें कुछ कंपनसेशन वगैरह देना होता है। तो आप तो पहले दिमाग में आपके ख्याल आएगा कि सर कैंसलेशन हुआ है मतलब और खर्चा रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, पुराने को भी रिवर्स करो। नहीं, स्टैंडर्ड आपको अलाउ नहीं करता। मैं आपको बता दूं, लॉजिक अलग अपनी जगह पे है और स्टैंडर्ड जो कहता है वो अपनी जगह पे। हम स्टैंडर्ड की बातों को ओवरराइड नहीं कर सकते। जो उन्होंने कहा तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ सोच समझ के हमें कहा है, और कारण भी अच्छा है, सही भी है, गलत भी नहीं है। क्योंकि जबकि कंपनसेशन दिया जाएगा तो आप ये मानेंगे जब कैंसलेशन होगा ना, मैं कहूंगा कैंसलेशन बोल के कोई शब्द ही नहीं होता है। आप फॉरेक्स में भी देखिएगा, कैंसलेशन बोल के कोई शब्द ही नहीं होता। बाई को सेल करके कैंसिल किया जाता है, सेल को बाई करके कैंसिल किया जाता है। वैसे यहां पर थर्ड ईयर के एंड में अगर आपको कहे एंटिटी की कैंसिल कर रहा है, हम उसे कैंसिल नहीं मानते, हम उसे मानते कि वेस्टिंग कंडीशन कंप्लीटेड, वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाइड। और जिस ईयर में कैंसिल होगा उस ईयर में आप पूरा का पूरा रिमेनिंग खर्चा बुक करोगे, ये मानते हुए कि वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो जो कि 4 लाख का खर्चा टोटल बुक होना था, फर्स्ट ईयर में 1 लाख हुआ, सेकंड ईयर में 1 लाख हुआ, थर्ड ईयर में जबकि प्लान कैंसिल कर दिया तो रियल में वो कैंसिल नहीं है, हम मानेंगे वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और जितना खर्चा रिमेनिंग बुक करना था थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में, वो पूरा का पूरा थर्ड ईयर में ही खर्चा बुक हो जाएगा। तो हम जो रिमेनिंग 2 लाख का खर्चा है ना, वो सीधा का सीधा थर्ड ईयर में दिखा देंगे। अब थर्ड ईयर में हमने क्या पूरा खर्चे को एक्सेलरेट करके दिखा दिया, यस, एक्सपेंसेस एक्सेलरेट करके रिमेनिंग 2 लाख दिखा दिया। तो थर्ड ईयर के एंड में अब हमारे SBPR में कितना पड़ा हुआ है, 4 लाख रुपीज पड़ा हुआ है। ये SBPR में जो 4 लाख रुपीज पड़ा हुआ है ना, ये इक्विटी में चला जाएगा, ये इक्विटी में ट्रांसफर हो जाएगा, नॉर्मल इक्विटी में चला जाएगा। ये SBPR से नॉर्मल इक्विटी में चला जाएगा, बस बात खत्म। अब सुनिए, अब अगर कंपनसेशन कुछ दिया नहीं जाएगा तब तो बात खत्म, ये SBPR सीधा इक्विटी में चला गया। यानी PL में तो चार्ज हुआ, यहाँ पर आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, देखिए यहाँ पर PL में चार्ज हुआ, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस PL में चार्ज हुआ, और फिर बाद में ये सीधा डायरेक्टली कहाँ गया, इक्विटी में गया। PL में क्रेडिट नहीं हुआ, सीधा इक्विटी में गया। मतलब आप फर्स्ट ईयर में PL में 1 लाख चार्ज करोगे, सेकंड ईयर में PL में 1 लाख चार्ज करोगे, थर्ड ईयर में 2 लाख PL में चार्ज हुआ, और फाइनली जो 4 लाख इकट्ठा हुआ था ये PL में नहीं गया, ये सीधा बैलेंस शीट में इक्विटी में गया। यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से रूट नहीं हुआ, ये सीधा इक्विटी में चला गया, SBPR टू इक्विटी यानी रिटेन अर्निंग में चला गया। अब बाद में अगर आप कोई कंपनसेशन नहीं देते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बात खत्म। लेकिन अगर आप कंपनसेशन देते हो तो यहां पर भी एक पॉइंट है। अब मेरी बात आप समझिए, कंपनसेशन कितना देना चाहिए एंटिटी को। ऑब्वियसली बात है, जो ऑप्शन है उसका आज का करंट फेयर वैल्यू उतना ही तो कंपनसेशन बनता है, उससे ज्यादा तो कंपनसेशन बनता नहीं है। अगर उससे ज्यादा, आप मेरे एम्प्लॉय हो, आप तो चिल्लाओगे एकदम, यहां पर हड़ताल कर दोगे कि हमारा प्लान ऐसे कैसे कैंसिल कर दिया, हमें कैंसिलेशन का कंपनसेशन चाहिए। तो आप बताइए वाजिब तरीके से मुझे आपको कंपनसेशन कितना देना चाहिए, उतना ही देना चाहिए जो ऑप्शन मैंने आपको ग्रांट किया उसका आज का करंट डे में क्या फेयर वैल्यू है, उतना ही तो मुझे आपको देना चाहिए, उससे ज्यादा तो मुझे देना नहीं चाहिए यहाँ पर। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज के करंट डे में, थर्ड ईयर के एंड में जो ऑप्शन मैंने कैंसिल किया उसका आज का करंट डे का फेयर वैल्यू 3,50,000 था। तो आपका अधिकार कितने का बनता है, आपका अधिकार बनता है 3,50,000 का। तो हम 3,50,000 अगर आपको देते हैं, सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मैं आपको 3,50,000 दूंगा तो इक्विटी में सारा पैसा गया था, क्रेडिट हुआ था, मैं इक्विटी को डेबिट करूंगा 3,50,000 से और कैश दे दूंगा आपको मैं। अगर उससे कम भी देता हूं तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर मैंने आपको 3,50,000 से कम दिया तो मेरी खुशनसीबी है, मेरा इक्विटी कम डेबिट होगा, मैं 3 लाख इक्विटी के डेबिट करूंगा। मान लीजिए 3 लाख दिया तो 3 लाख इक्विटी डेबिट करूंगा और 3 लाख कैश चला जाएगा। पर अगर मान लीजिए कंपेंसेशन आपका बनता था 3,50,000 क्योंकि ऑप्शन का फेयर वैल्यू 3,50,000 था, पर मैंने आपको दिया 4 लाख रुपीज, तो क्या मैं आप पे एक्स्ट्रा फेवर कर रहा हूं? यस, मैं आप पे 50,000 रुपीज का एक्स्ट्रा फेवर कर रहा हूं, और ये कहीं ना कहीं आपका कोई सैलरी वगैरह का पैसा मैं यहां पर डालने की कोशिश कर रहा हूं, स्टैंडर्ड का ये शक रहता है। ऑब्वियसली बात है, 3,50,000 आज ऑप्शन का फेयर वैल्यू है, मैं आपको 4 लाख क्यों दे रहा हूं? मैं आपको 50,000 मतलब एक्स्ट्रा फेवर कर रहा हूं। तो ये 50,000 जो एक्स्ट्रा फेवर कर रहा हूं, देखा जाए तो ये एम्प्लॉय का खर्चा है, और ये खर्चा तो PL में जाना चाहिए, ये खर्चा तो PL में जाना चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा फेवर ही है। तो वही स्टैंडर्ड कहना चाहता है कि मान लीजिए जो ऑप्शन है, जो शेयर है, उसका फेयर वैल्यू 3,40,000 है। ऑप्शन का फेयर वैल्यू आज के डेट में 3,40,000। अगर मैं टू द एक्सटेंट 3,40,000 देता हूं तब तो चलिए वो इक्विटी से डेबिट हो जाएगा, पर इसके ऊपर अगर मैं पैसा दे रहा हूं तो मैं आप पे एक्स्ट्रा एहसान कर रहा हूं,
और वो एक्स्ट्रा एहसान देखा जाए तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, और जो भी हम एम्प्लॉय को पैसा वगैरह देते हैं वो हमारा खर्चा होता है, पीएल में चार्ज होता है। तो इसलिए 3,40,000 के ऊपर 35,000 जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, ये 35,000 पीएल में जाना चाहिए। इसलिए आप देखिए, जो 3,75,000 में 3,40,000 हद तक तो हम डेबिट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाजिब बनता है, हम कर सकते हैं। पर इसके ऊपर जो 35,000 है, ये 35,000 इसके ऊपर जो है वो पीएल में चार्ज होना चाहिए, आपको ये समझना है। हाँ, अगर कम दिया था तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो वही यहां पर एक क्वेश्चन है जो कि मुझे आपके साथ फटाफट से डिस्कशन करना है। आप देखिए, अगर हम कैंसिलेशन का क्वेश्चन यहां पर देखें, देखिए कैंसिलेशन का क्वेश्चन हम देखिए, 2,000 शेयर ऑप्शन है, 10 डायरेक्टर्स को दिया गया है, और आपका फेयर वैल्यू ऑप्शन ग्रांट डेट पे 130 का है। एक्सपेक्टेड है कि 8 एम्प्लॉय से वेस्टिंग कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां पर हमने सोल्यूशन भी जो यहां पर किया, तो सॉल्यूशन अगर हमने यहां पर किया तो हमने कहा कि 8 एम्प्लॉय से हम एस्टिमेट करें, वेस्टिंग कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। 2,000 आपके ऑप्शन दिया जा रहा है, और एक ऑप्शन का ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू लेते हैं, इक्विटी सेटल में ये लेते हैं हमेशा। तो इसके हिसाब से इतना खर्चा बनता है, जबकि हमारे हिसाब से वेस्टिंग पीरियड तो 3 ईयर्स का था इनिशियली, तो 3 ईयर्स में खर्चा डिवाइड किया, इतना आया, और इतना हमने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू एसबीपीआर दिखा दिया। अब पता आपको क्या हुआ, सेकंड ईयर के एंड में देखिए इन्होंने लिखा हुआ है, सेकंड ईयर के एंड में आप देखिए यहां पर क्या हुआ, इन्होंने लिखा हुआ है कि प्लान को कैंसिल कर दिया गया। हाँ, ड्यूरिंग द ईयर 2 क्राइसिस आया कंपनी में, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो स्कीम को कैंसिल कर देंगे, और स्कीम को जब कैंसिल करे थे तो 9 डायरेक्टर बचे हुए थे। तो अब देखिए सेकंड ईयर के एंड में तो हम पूरा खर्चा रिमेनिंग सारा दिखाएंगे, ये मानते हुए कि वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाइड। तो सेकंड ईयर के एंड में 9 एम्प्लॉय एक्चुअल में है, तभी तक हमने एस्टिमेट किया था, बदल गया हमारा एस्टिमेट, तो 9 एम्प्लॉय अभी है। 2,000 सर ऑप्शन और 130 का जो ग्रांट डेट फेयर वैल्यू, ये तो बदलता नहीं है इक्विटी सेटल में, तो खर्चा इतना आया। तो रिमेनिंग खर्चा पहले साल का माइनस करके रिमेनिंग सारा का सारा खर्चा हम यहाँ पर बुक कर देंगे। ये सारा का सारा खर्चा बुक करने पर हमारा एसबीपीआर में आया 23,40,000, और जैसे मैंने कहा था ये 23,40,000 पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, इक्विटी में जाएगा, पूरा का पूरा इक्विटी में जाएगा। एसबीपीआर का पैसा पूरा का पूरा कहाँ दिखा दोगे, सीधी सी बात है इक्विटी में दिखा दोगे। ये देखिए आप एसबीपीआर टू इक्विटी में आप दिखा दोगे। अब देखिए, अब क्या वो आएंगे कंपनसेशन डिमांड करने को, यस, जब वो कंपनसेशन डिमांड करने को आएंगे, हम उनको जितना वाजिब बनता है हमें उतना ही देना चाहिए उनको। तो हमें वाजिब कितना बनता है उनको देने का, देखिए यहां पर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन दिया हुआ है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दिया हुआ है। देखिए मार्केट प्राइस ऑफ शेयर से अभी को लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन का जो फेयर वैल्यू आपका बनता है, क्योंकि आज तो देखा जाए तो रियल में तो नेक्स्ट ईयर वेस्ट होता, आज तो वही नहीं, आज तो प्लान कैंसिल करने की वजह से हम एज्यूम करें कि ऑप्शन वेस्ट हो गया। तो आज के डेट में इस ऑप्शन का फेयर वैल्यू क्या है, जो ऑप्शन मैंने आपको दिया था इसका फेयर वैल्यू आज के डेट में कितना, 90 रुपीज है। तो ये अधिकार जो मैंने आपका कैंसिल कर दिया, फाड़ के इस अधिकार को मैंने कैंसिल कर दिया है, इस अधिकार का फेयर वैल्यू आज के डेट में कितना है, 90 रुपीज है। तो आपका हक कितना बनता है मुझे बताइए, आपका हक बनता है, आप 9 डायरेक्टर हो, आप 9 डायरेक्टर हो, आपका हक बनता है 2,000 शेयर ऑप्शन पे 90 रुपीज करके, क्योंकि ऑप्शन का फेयर वैल्यू 90 रुपीज है, इतना ही आपका हक बनता है। तो इसको आप टोटल करोगे तो आपका आएगा 16,20,000, 16,20,000 आपका हक बनता है। तो इतना पैसा अगर मैं आपको दूं तो ये वाजिब है, ये वाजिब है, ये इक्विटी से डेबिट होना चाहिए। पर मैंने आपको पता कितना दिया, मैंने आपको एग्री किया कि 95 रुपीज करके मैं आपको दूंगा, तो मैं तो ज्यादा पैसे दे रहा हूं, तो एक्स्ट्रा जो मैं आपको पैसे दे रहा हूं वो मैं आप पे एक्स्ट्रा एहसान कर रहा हूं, और वो एक्स्ट्रा एहसान कहां जाएगा, पीएल में जाएगा। मतलब मुझे 90 रुपीज करके देना चाहिए, पर मैं 95 करके दे रहा हूं, तो एक्स्ट्रा में 9 एम्प्लॉय को 2,000 शेयर्स पे 5 रुपीज करके जो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, 90 के ऊपर 95, 5 रुपीज एक्स्ट्रा जो दे रहा हूं, ये आएगा 90,000। आप देख सकते हो ये 90,000 आएगा, ये एक्स्ट्रा दे रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा फेवर कर रहा हूं, ये पीएल में जाएगा, ये पीएल में जाएगा। तो वही यहां पर सॉल्यूशन में हुआ, यहां पर अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि आपका टोटल पैसा दिया जा रहा है 17,10,000, 95 रुपीज करके दिया जा रहा है 2,000 ऑप्शन पे 9 डायरेक्टर को। पर देखा जाए तो मैक्सिमम अमाउंट जो इनको देना बनता है वो 90 रुपीज करके बनता है, क्योंकि ऑप्शन का फेयर वैल्यू इतना है, यानी 16,20,000 ही बनता है। तो इतना जो बनता है ये तो वाजिब ही डिडक्ट हो जाएगा इक्विटी से, बाकी रिमेनिंग 90,000 दिया जा रहा है ये वाजिब नहीं है, ये आप एक्स्ट्रा फेवर करो, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बस इतना ही मुझे आपको समझाना है। अल्टीमेटली आप देखिए जो कैश अमाउंट जा रहा है 17,10,000, इक्विटी से डेबिट होगा 16,20,000, और पीएल से डेबिट होगा 7,10,000, क्योंकि एक्स्ट्रा फेवर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस माना जाएगा, पीएल में चार्ज होगा आपका। तो उम्मीद है आपको मैंने ये भी समझा अच्छी तरीके से, हमने अच्छी तरीके से कैंसिलेशन सेटलमेंट भी किया, और यहाँ पर वही सारी बातें लिखी हुई है, नोट्स में भी मैंने लिखा है यहाँ पर, एंड यहाँ पर आपको वही डिडक्ट किया जाएगा इक्विटी से, एक्सेप्ट आपका एक्स्ट्रा दिया जा रहा है तो पीएल में जाएगा, वही सारी बातें लिखी हुई है। लेकिन इन केस ऑफ लाइबिलिटी कंपोनेंट होता है, अगर मान लीजिए लाइबिलिटी कंपोनेंट होता है, तो मैंने आपको पहले बताया था सेटलमेंट तक लाइबिलिटी रिवाइज होगा,
लाइबिलिटी वाले केस में ऐसा कुछ नहीं है, सेटलमेंट तक लाइबिलिटी रिवाइज होते जाएगा और जब आप पैसा अल्टीमेटली दोगे वो सारा का सारा पीएल में जाना है। तो यहाँ पर तो ऐसे भी सारा का सारा एंड वाला जो भी पीएल में जाना है, यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात है नहीं, है ना। यहाँ पर सारा का सारा आपका पीएल में ही जाना है। और मैंने इसका भी शायद नीचे आंसर लिखा हुआ था। तो हाँ, मैंने क्लास में तो रेगुलर क्लास में मैंने अगर कैश सेटल्ड होगा तो इसका भी मैंने अकाउंटिंग बताया था, इतना इतना खर्चा करके तो आपने बुक किया और एंड में आपका लाइबिलिटी रीमेजर होगा और अल्टीमेटली पेमेंट हो जाएगा। तो ये मैं भी फिलहाल डिस्कस नहीं करूंगा, क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि अगर ये लाइबिलिटी कंपोनेंट होता तो क्या होता। चलिए अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, अभी हम फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए ये हमने सारा हमने कैंसलेशन मॉडिफिकेशन भी हमने डिस्कस किया अच्छी तरीके से। अब हमारे एक टॉपिक बचता है, डेट इज ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान टॉपिक बचता है इंपॉर्टेंटली, एंड उसके बाद हमारा कुछ ऐसे टॉपिक नहीं, बस बाकी क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए ना फटाफट से ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान भी डिस्कस कर ही लेते हैं, कितना वक्त लगेगा। देखिए ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान में मैं सिंपल सी बात आपको समझाऊंगा। मैं एंटिटी हूं, पेरेंट कंपनी हूं, मेरी एक सब्सिडरी कंपनी है, मेरी सब्सिडरी कंपनी ने एम्प्लॉय से सर्विसेज लिया, शेयर्स मैं दूंगा। तो बताइए मजा किसने लिया? मैंने लिया कि सब्सिडरी कंपनी ने मजा लिया? सब्सिडरी कंपनी ने मजा लिया। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का खर्चा मैं दिखाऊं कि सब्सिडरी दिखाएगी? सब्सिडरी दिखाएगी, है। तो हमें पता चला कि देखिए यहां पर देखिए सब्सिडरी है, यहां पर पेरेंट है, मजा किसने लिया? सब्सिडरी ने लिया। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को डेबिट कौन करेगा? सब्सिडरी करेगा। पर शेयर कौन इशू करेगा? मैं पेरेंट हूं, मैं शेयर इशू करूंगा। तो क्या मैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को डेबिट कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि मैं थोड़ी ना सर्विस का मजा ले रहा हूं। तो मैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को तो डेबिट नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा? एसबीपीआर को लेकिन क्रेडिट जरूर करूंगा, क्योंकि शेयर्स तो मैं दूंगा। तो यहां पर समझिए, यहां पर पेरेंट और सब्सिडरी में सब्सिडरी दिखाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, पर पेरेंट दिखाएगा एसबीपीआर। अब दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री भी होना चाहिए। तो देखिए जनरली पेरेंट जो सब्सिडरी में पैसा लगा तो वो उसका इन्वेस्टमेंट की तरह होता है, अगर वो कुछ पैसा वगैरह नहीं ले रहा था। अगर वो पैसा ले रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, लाइबिलिटी अकाउंट भी आपका एसेट अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, वो अलग बात है। पर जनरली पैसा नहीं लिया जाता है, तो ऐसा सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को वो डेबिट करता है। मतलब मैं पेरेंट हूं, मैंने क्या किया? जो भी फेवर दिया है, दिखा जाए तो सब्सिडरी को फेवर दिया, क्योंकि मजा तो एम्प्लॉय का मजा तो सब्सिडरी ने लिया। तो मैंने जो फेवर दिया वो दिखा जाए तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है सब्सिडरी में, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट को डेबिट करता हूं, टू एसबीपीआर कर देता हूं। अब अगर मान लीजिए जो सब्सिडरी कंपनी है उसने बेनिफिट लिया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट किया, पर उसे पैसा तो चुकाना नहीं है, क्योंकि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसके लिए। तो वो क्या करती है? वो टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिखा देती है, यानी टू इक्विटी के अंदर वो डाल देती है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पर। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इसका भी क्वेश्चन है, फटाफट से वो डिस्कस करा दूंगा आपको एक क्वेश्चन, एंड अच्छा क्वेश्चन एक ही है, वो डिस्कस करा दूंगा, काम बन जाएगा आपका। ट्वेल्व नहीं है, 11। हाँ यहां पर आप देखिए 11 एक अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर देखिए कंपनी पी पेरेंट कंपनी है, उसने 30 शेयर ग्रांट किए 100 एम्प्लॉइज को, 30 शेयर्स ग्रांट किए 100 एम्प्लॉइज को टू ईच ऑफ इट सब्सिडरी कंपनी एस, ऑन कंडीशन दैट द एम्प्लॉइज रिमेन एम्प्लॉयड बाय कंपनीज इज फॉर 3 years। 3 years का कंडीशन है, एज्यूमिंग दैट एट द आउटसेट एंड एट द एंड ऑफ ईयर 1 and 2 इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑल विल रिमेन एम्प्लॉयड फॉर ऑल द 3 years। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, पेरेंट कंपनी ने 30 शेयर ग्रांट किए, किसके? सब्सिडरी के एम्प्लॉय को ग्रांट किया, खुद के एम्प्लॉय को नहीं, सब्सिडरी के एम्प्लॉय को ग्रांट किया, और 3 years का सर्विस कंडीशन है। फेयर वैल्यू ग्रांट रेट में कितना है? ₹5 है, ₹5 आपका फेयर वैल्यू ग्रांट रेट पे। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, कंपनी एस ने एग्री किया कि वो रिम्बर्स करेगा कंपनी पी को ओवर द टर्म ऑफ द अरेंजमेंट फॉर 75% ऑफ द फाइनल एक्सपेंसेस, यानी 75% तो पैसा वो देगा, 25% पैसा नहीं देगा। तो आप खुद सोचिए, यहां पर अगर मैं दोनों का एंट्री पास करने को जाऊं, यहां पर ही मैं करता हूं, ये पेरेंट है, ये सब्सिडरी है। अब सबसे पहले समझिए, यहां पर सब्सिडरी ने बेनिफिट उठाया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये डेबिट करेगा इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेरेंट ने देखा जाए तो पेरेंट शेयर इशू करेगा, तो ये एसबीपीआर को क्रेडिट करेगा। अब यहां पर पेरेंट को क्या मिलेगा? 75% तो पैसा मिलेगा, तो कैश अकाउंट ये 75% दिखाएगा, क्योंकि 75% इससे पैसा मिलेगा। बाकी पैसा नहीं मिलेगा, वो इसके लिए इन्वेस्टमेंट की तरह हो गया, 25% इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी हो गया। और अगर इसकी बात करो तो ये तो टू कैश देगा 75%, तो 75% कैश दिखा देगा, और रिमेनिंग इसके लिए क्या हो गया? कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो गया फ्रॉम पेरेंट, डेट इज वो इक्विटी का पार्ट हो गया। तो इस तरीके से ये अकाउंटिंग किया जाता है। एंड आप देखिए यहां पर हमने अकाउंटिंग भी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम देखें, यानी ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए यहां पर सब्सिडरी ने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 5000 डेबिट किया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तीनों साल में 5000 होगा। कैसे होगा ये भी आपको मैं बता देता हूं। आप देखिए
100 एम्प्लॉयज को 30 शेयर्स दिया जाएगा, कितना हुआ 3000, और 5 रुपीज करके ग्रांटेड का खर्चा, तो 15,000 हुआ। जबकि वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर्स है, तो फर्स्ट ईयर में 5,000 दिखाया जाएगा, सेकंड ईयर में 5,000, थर्ड ईयर में 5,000 खर्चा दिखाया जाएगा, और हर साल 75% का रिफंड भी मिल जाएगा पेरेंट को। तो यहां पर आप देखिए हर साल 5,000 का खर्चा दिखाया जाएगा, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 5,000 खर्चा दिखाया जाएगा। अब इसका पेमेंट ये हर साल करेगी, 75% तो पेमेंट कर देगी, तो टू कैश 75% हो जाएगा, बाकी 25% पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ये इक्विटी का पार्ट बनेगा, टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन ये इक्विटी का पार्ट बन जाएगा 1250। और अगर मैं बात करूं पेरेंट का, तो पेरेंट SBPR 5,000 दिखाएगा क्योंकि ये सारी इशू करेगा, लेकिन इसमें आप इसको 75% इसको कैश मिल जाएगा, तो इतना कैश दिखा देगा, बाकी इसके लिए इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी हो गया। सेम एंट्री ऐसे ही सेकंड ईयर थर्ड ईयर में दोनों पास करेंगे, बस बात खत्म। तो इस तरीके से आप आराम से ये क्वेश्चन संभाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बेस्ट कोशिश किया कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से रिवाइज करा सकूं, मैंने कराया भी ऐसा, एंड साथ ही साथ मैंने कंसेप्ट भी सारे कवर किए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारा चीज समझ में आए, और इसके अलावा हमारे 2 वीडियो और डले हुए यूट्यूब में जहां पर हमने काफी क्वेश्चंस करे हुए है ना, और जिन्होंने हमारे रेगुलर कोर्सेज परचेज किए हुए उन्होंने तो बहुत ही अच्छी तरीके से अराउंड 11 to 12 आवर्स का हमारा वीडियो है, जहां पर हमने एवरी एस्पेक्ट को अच्छे से क्लियर किया। अगर आपने रेगुलर वीडियो हमारा देखा था तो आपको ये 100% आराम से, आई थिंक 2 आवर्स के अंदर अंदर हमने पूरा रिवीजन किया, उससे भी कम ही टाइम लिया, और मुझे उम्मीद है कि आपका आराम से क्लियर हो चुका है। एंड जिसने भी हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया वो जरूर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, डेट इज जगाती डिजिटल एजुकेशन प्ले स्टोर से, वहां पर भी आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच।